Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. कौन जीत रहा है ये गढ़, ये छत्तीसगढ़? शुरुआती 20 सीटों पे जहां 7 तारीख को वोटिंग होनी है, वहां अभी से ये बात शुरू हो चुकी है कि मुकाबला बराबरी का है। छत्तीसगढ़ भाजपा वो है जहां केंद्र शासित प्रदेश इसको बोल सकते हैं आप। टीएस सिंहदेव अड़ गए थे कि ऐसा अपमान झेलने के बजाय मैं घर बैठूंगा, तो ये पार्टी को तय करना था कि बाबा को रखें कि बृहस्पति को रखें, तो पार्टी ने बाबा को रखना तय किया। एक जादू तो है, वो बरकरार है, मोदी का जादू। लोकसभा में विधानसभा में इम्तिहान है अभी। विधानसभा में इम्तिहान है। क्या बड़ा होगा धान खरीद का समर्थन मूल्य? मैंने बीजेपी के लोगों से 1 महीने से ये सुनने के बाद उनसे कहा कि बड़ा क्या होगा, अभी तो भजिया भी होते नहीं दिख रहा है, बड़ा क्या हो जाएगा। लोग शिक्षा नीति बेचते हैं, छत्तीसगढ़ जो है वो शराब नीति बेच रही है ऑफिशियली। परसेप्शन की बात करें तो इस बात के लिए भूपेश बघेल को बड़ा श्रेय दिया जाता है कि छत्तीसगढ़िया पहचान। भाजपा को गोबर भी नसीब नहीं है, अब यहाँ गाय नसीब नहीं है, राम नसीब नहीं है, राम की माँ नसीब नहीं है, हिंदुत्व नसीब नहीं है, किसान नसीब नहीं है। शिवराज लौटेंगे या भाजपा से कोई और लौटेगा, या फिर कमलनाथ कमल दल को हराकर अपनी हसरतों को नए सिरे से पूरा करेंगे। खजाना और नाराजगी, इन दोनों के बीच में चुनाव हो रहा है। अब अगर खजाना भारी पड़ गया तो नाराजगी नीचे आ जाएगी, क्योंकि कांग्रेस उस नाराजगी को ऊपर लाने में कोई कोशिश नहीं कर रही। वो मान रही है कि जनता बहुत अच्छी है, वो खुद ही भाजपा को हरा देगी। मैंने पहली बार मुझे लगता है ऐसे पोस्टर देखे जहां सोनिया गांधी, राहुल गांधी या तो नहीं है पोस्टर पे या बहुत छोटे विजिबल है और कमलनाथ बड़े हैं। मैं सोच रहा हूं कौन सा वो चुनाव है जहां स्टेट लीडर को इतना बड़ा किया गया और दिग्विजय सिंह कहीं नहीं है पोस्टर पे। एक लाइन में अगर उसको कहूं तो बीजेपी हारती दिख रही है लेकिन कांग्रेस जीतती नहीं दिख रही है। कर्नाटका में जहां भी जाते लोग कहते हैं हमें सिद्धरामैया चाहिए, वो एक चेहरा बन गए थे। वैसा चेहरा कमलनाथ नहीं है, लेकिन हाँ शिवराज सिंह चौहान जो 2013 और 18 में सबसे नंबर 1 नेता एक तरह से मध्य प्रदेश के नजर आते थे, वो इस समय उस लेवल पर भी नहीं। कांग्रेस में 7 टिकट बदले गए। टिकट बंटने के बाद जो 7 टिकट बदले गए वो उन लोगों के बदले गए जिनको कमलनाथ जी ने टिकट दिया था और बाद में दिग्विजय सिंह जी ने बदलवा दिया। 2018 में मुझे याद है तो हम लोग पूरे दिन लगे रहे कि 500 वोट से आगे चलने, 400 वोट से आगे चलो, लास्ट तक एकदम रिजल्ट रात में आया। इस बार वैसा नहीं हो। बड़े नेता में से 5 की हालत तो बहुत खराब है, 1 जो है वो गंभीर स्थिति में है, 2 थोड़े से कंफर्ट हैं। एक बार मैं भाजपा कार्यालय के बाहर खड़ा था तो ये कई बार हो चुका है कि वो अब जा रहे हैं, तब जा रहे हैं, रिजिग्नेशन होने वाला है, कोई और आ रहा है। आदत हो गई हम लोगों की यहाँ पर। तो एक व्यक्ति ने, पार्टी के व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि आप मामा से लड़ तो सकते हो पर मामा की किस्मत से नहीं लड़ सकते हो। इस फैक्टर को मत भूलिएगा, इसे कभी मत भूलिएगा। सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। चुनाव का समय आते ही दिल्ली और देश की निगाह उन वन प्रांतरों में जाने लगती है जहां से शक्ति क्षीण क्षीण ही सही लेकिन भरपूर रिश्ती है। और ये भरपूर नज़र तब और जाती है जब इन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते हैं। देश में 5 राज्यों में चुनाव की मुनादी पिट चुकी है, सरगर्मियां जोरों पर हैं। ये राज्य हैं मिज़ोरम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और इसीलिए लल्लन टॉप के इस वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी में हम लगातार इन राज्यों के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपका मित्र सौरभ द्विवेदी इस वक्त हूँ रायपुर में। इस चर्चा में सबसे पहले हम रायपुर के पत्रकारों से जानेंगे कौन जीत रहा है ये गढ़, ये छत्तीसगढ़। और उत्तरार्ध में तब तक जहाज पकड़ के हम भोपाल पहुँच जाएंगे, आपसे मध्य प्रदेश पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुनील कुमार जी हैं जिनसे आप लगातार नेता नगरी मिल रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। मृगेंद्र जी हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि मूल निवासी का प्रमाण पत्र इनकी जेब में है। जी। आलोक पुतुल जी हैं, इनसे भी आप लगातार मिल चुके हैं नेता नगरी में। और उचित जी हैं, हमारा और उचित जी का मायका सेम है, तो इनको भी मूल निवासी प्रमाण पत्र की शायद ज़रूरत पड़ेगी। खेल धान के रेट पर अटका है, सरकार बनाता भी है, सरकार बिगाड़ता भी है। चाउर वाले बाबा आए और 15 साल बाद गए भी, क्योंकि भूपेश बघेल ने धान को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। मैं आपसे आज 3 अक्टूबर की दोपहर मुखातिब हूँ। कुछ ही घंटों के बाद अमित शाह, देश के गृह मंत्री, भाजपा के नेता, उनकी रैली है, उनका घोषणा पत्र को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस है। खबरें हैं कि कांग्रेस जितना प्रॉमिस कर रहा है उससे ज़्यादा वो धान दे देंगे। आपको लगता है कि इससे चुनाव पलटेगा? देखिए, घोषणा पत्र जब आएगा तब आएगा। शुरुआती 20 सीटों पे जहां 7 तारीख को वोटिंग होनी है, वहां अभी से ये बात शुरू हो चुकी है कि मुकाबला बराबरी का है।
कांग्रेस और भाजपा दोनों लगभग बराबरी पे हैं। ये तब है जब कांग्रेस पार्टी 17 घोषणाएं कर चुकी है, धान, कर्ज माफी से लेके बिजली बिल 200 यूनिट तक माफ़ करने और तमाम तरह की घोषणाएं। और इसके मुकाबले भाजपा की तरफ से एक भी घोषणा नहीं आई है। तब भाजपा जो है मुकाबले में है। तो अनुमान लगाइए आगे क्या होगा। बस्तर तो स्ट्रांग होल्ड माना जाता था कांग्रेस का, लेकिन अभी हालत खराब है। वजह एक तो विधायकों के खिलाफ असंतोष है, जो बुनियादी ज़रूरतें थी उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। सरकार कहती ज़रूर है कि हम आदिवासियों की तरफ ज़्यादा केंद्रित हैं, योजनाएं हमारी ज़्यादा हैं। हालत ये है कि बस्तर में जो बड़ी मुठभेड़ की घटनाएं हुई रमन सिंह के कार्यकाल में, उसकी न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट पर एक FIR तक सरकार ने नहीं की है 4 साल में। तो आदिवासियों में भारी असंतोष है। सुनील जी, बस्तर में अगर मामला बराबरी का है तो ये तो कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता की बात होगी। वो अपने घोषणा पत्र में सब में कह रहे हैं कि हमने वन उपज को लेकर ये कानून लाए, फिर उसके बावजूद क्यों फंसा है वहाँ चुनाव? बस्तर और सरगुजा इन दो जगह की जो 26 सीटें हैं, पूरी 26 की 26 कांग्रेस के पास थी। तो कांग्रेस के पास जो भी होना है उससे नीचे ही जाना है, उससे ऊपर नहीं जा सकती। 100% है अभी। बस्तर के आदिवासी जो हैं उनके बीच में आज जो ईसाई बन रहे हैं उनके खिलाफ जो हिंसा चल रही है उसको लेकर बड़ी नाराज़गी है आदिवासियों में। वहाँ हिंदुत्व फोर्सेस हिंसा कर रही हैं और सरकार और कांग्रेस पार्टी मूक दर्शक है। यानी सरकार को अपनी जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए इस हिंसा को रोकने के लिए, उसको भी सरकार नहीं निभा रही। हिंदुत्व फोर्सेस ये कह रही है कि अगर बलपूर्वक मतांतरण होगा तो हम दखल देंगे ही। कोई बलपूर्वक मतांतरण नहीं हो रहा है, पहली बात। दूसरा ये है कि ये बलपूर्वक भी बिल्कुल नहीं है एक, और दूसरा ये है ये मतांतरण नहीं है। आदिवासी पहली बार कोई धर्म अख्तियार कर रहा है, ये धर्मांतरण नहीं है। आदिवासी का कोई संगठित धर्म नहीं था, आदिवासी पहली बार ईसाई बना। ये ईसाई किस वजह से बन रहा है? कोई वहाँ मिशनरीज एक्टिव होंगी, मिशनरीज का काम होगा, आलोचकों की भाषा में कहें तो मिशनरीज का प्रलोभन होगा। अगर आदिवासियों के अपने धर्म हैं, अपनी मान्यताएं हैं और उसके बाद वो एक किसी भी संगठित धर्म में दाखिल हो रहे हैं तो उसके फैक्टर क्या हैं? उसके फैक्टर ये हैं कि हिंदू धर्म जब अपनी गिनती बढ़ानी रहती है उस वक्त तो दलित और आदिवासियों को हिंदू गिनता है। जिस वक्त अपनी गिनती बढ़ाने की ज़रूरत उसको नहीं रहती है उस वक्त वो दलित और आदिवासियों को शूद्र पैरों में गिनता है। पैर हैं दलित और आदिवासी उसके लिए। आज अगर कोई आदिवासी हिंदू बना हुआ है तो वो निकृष्ट है, पैर है। वो अगर ईसाई बन गया तो दिलीप सिंह जुदे उसके पैर धो के हिंदू धर्म में घर वापसी करवाते थे। लेकिन वो लोग कहेंगे कि फिर तो आदिवासी महिला हैं, देश की राष्ट्रपति हैं। हाँ, आप कह रहे हैं कि वो हिंदू ऑर्डर में नहीं आती हैं। आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का नतीजा हम देख चुके हैं इस देश के मणिपुर में। जब दसियों हजार 60-70 हजार आदिवासियों को बेदखल होना पड़ा, उनके घर जलाए गए, बलात्कार हुए, आदिवासी बच्चे सहित एम्बुलेंस को जला दिया गया। ये आदिवासी महिला अपने घर में चुप बैठी हुई है। देश का सबसे बड़ा घर, देश की सबसे बड़ी संवैधानिक जिम्मेदारी। आपने राष्ट्रपति के मुंह से एक अफसोस का एक शब्द सुना है? एक श्रद्धांजलि भी सुनी है क्या? तो जो आदिवासी सत्ता में ऊपर पहुंच जाते हैं वो अपनी बिरादरी को भूल जाते हैं। ये बात राष्ट्रपति पर भी लागू होती है। और कांग्रेस ने इस पे चुप्पी क्यों साध रखी है छत्तीसगढ़ में? मुझको ऐसा लगता है कि कांग्रेस किसी भी तरह से मुस्लिम और ईसाई की हमदर्द दिखना भी नहीं चाहती है। सरकार कांग्रेस की है। कांग्रेस ये भी नहीं चाहती कि उसकी सरकार जो है वो भी जख्मों पे मरहम लगाते हुए दिखे। चाहे उन जख्मों को न होने देना इस सरकार की ही जिम्मेदारी थी। ये सरकार मूक दर्शक बनकर देख रही है। कवर्धा के बाद बैकफुट पे आई है क्या? ये कवर्धा से इसने समझना शुरू किया कि एक धार्मिक पोलराइजेशन होने जा रहा है और हमारा हिंदुत्व का कार्ड फेल हो जाएगा अगर हम मुस्लिम लाश पे जरा सी एक मुट्ठी मिट्टी डालते दिख जाएंगे। तो क्या है हिंदुत्व कार्ड भूपेश बघेल का, बताइए मृगेश जी। देखिए, हिंदुत्व कार्ड भूपेश बघेल का स्पेसिफिक उस तरह से देखा जाए तो उन्होंने पिछले 5 साल में कंटिन्यू भगवान राम और मंदिर, गोठान, इन चीज़ों को लेकर काम किया है। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार आने के बाद राम वनगमन पथ बना, भगवान राम की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगाई गई,
7-8 जगहों पे बड़ी प्रतिमाएं। चंदखुरी जो माता कौशल्या का ननिहाल मतलब भगवान श्री राम का ननिहाल और माता कौशल्या की भूमि कही जाती है, उसको इस्टेब्लिश करने की कांग्रेस ने पूरी कोशिश की है और उसमें कुछ हद तक कामयाब भी हुए हैं। आप देखेंगे कि कौशल्या और भाजपा के तमाम पोस्टरों में आप देखेंगे जो भी बड़े नेता प्रचार करने आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, तमाम उनमें माता कौशल्या की नगरी या भगवान श्री राम की ननिहाल का जिक्र जरूर हो रहा है। तो एक तरह से भूपेश बघेल ने इसको इस्टेब्लिश कराया है। बीजेपी की कोर कॉम्पिटेंसी में घुस गए वो। हाँ, बीजेपी की कोर कॉम्पिटेंसी में घुसे उन्होंने। जैसे बीजेपी में भगवान श्री राम हो गए और गाय हो गई, तो गाय के लिए भी भूपेश बघेल सरकार आने के बाद उन्होंने जो गायों के लिए गोठान वाला काम किया है, जिसमें गोबर की खरीद होती है। नहीं, गायों को रखा जाता है। जो छुट्टा गायें जो अपने यूपी में भी होती हैं, छुट्टा गाय बहुत बड़ी समस्या थी, उसको रोकने के लिए उन्होंने गोठान बनाया है। और गोबर की खरीदी भी उसी में हो रही है। अभी तो गोठान को इन लोगों ने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में डेवलप किया है। कितना जमीन पे कितना है ये गोठान और गायों की रक्षा? इसका एक छोटा सा आंकड़ा है कि इस सरकार ने 1960 गौठान जो है जंगल की ज़मीन पे बना दिया। 19,000 हेक्टेयर के आसपास की जंगल की ज़मीन जिस पे कोई भी स्थायी कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता, वो बना दिया। हालत ये हुई थी कि टाइगर रिजर्व के भीतर इस सरकार ने जो है गौठान बना दिया था। तो इसकी सफलता विफलता जो है वहाँ से देखा जा सकता है। सरकार के आंकड़ों की अगर बात करें तो प्रति व्यक्ति औसत जो आमदनी हुई है प्रतिदिन की, वो सबसे ज़्यादा दुर्ग ज़िले में है, वो 3 रुपये के आसपास की रकम है। सबसे कम नारायणपुर में है, वो शायद 1.25 रुपये के आसपास है। तो इससे कितनी स्थिति सुधरती होगी आदिवासियों की, गोबर बेचने वालों की, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। हमने कई लोगों से कल बात की तो उन्होंने उचित जी ये कहा कि ये गोठान की स्कीम, जैसे धान की खरीद को लेकर उन्होंने तारीफ की, पर गोठान की स्कीम ने कहा कि कागजों पर बड़ी मजबूत दिख रही है। कहीं गोबर खरीदा भी गया तो उसको खाद में बदल नहीं पाए, वो ढेर लगा हुआ है। एक किसान ने बड़ी दिलचस्प चीज़ कही कि मैं अगर वो वर्मी कंपोस्ट खाद ले भी लूँ, मुझे जब और कोऑपरेटिव से खाद लेता हूँ तो मुझे उसका कंपोजिशन, उसके न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू पता होती है। इसमें तो मुझे पता ही नहीं कि मैं कितना डालूँ कितना नहीं। क्या फीडबैक है? आप फील्ड पे घूम रहे हैं गोठान स्कीम को लेकर। देखिए, गोठान को लेकर कहूँगा कि सरकार का बहुत अच्छा स्टार्टअप है, लेकिन पूरा का पूरा करप्शन की भेंट चढ़ गए। हकीकत ये है कि जितने भी गोठान खुले उन्हें देखने वाला कोई नहीं। उसका मतलब सर वो किसी के कौन उसके लिए जिम्मेदार है, कैसे होगा, कोई एक ब्लूप्रिंट उसकी कभी नहीं रही। ये ओवर ग्लोरीफाई आप इसको फ्लैगशिप योजना कह सकते हैं, जिसके एवज में हमने बहुत सारे नाम तो कमा लिया, अन्य राज्यों में चला तो गया ये, लेकिन हकीकत में जितना लाभ किसानों को मिलना चाहिए था, एक जैविकता को लेकर बड़ा मुहिम चलाई जा रही थी, उतना लाभ हुआ नहीं। टोटल मिला के अगर ये कहें तो इसको ओवर ग्लोरीफाई कर दिया गया, मगर उतना लाभ नहीं मिला है। भूपेश बघेल होर्डिंग में सब जगह नजर आ रहे थे। 5 साल सरकार चलाई, टीएस सिंहदेव खूब आंखें दिखाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। टिकट वितरण में कितनी चली और अभी पोस्टरों में वो मजबूती से क्यों नहीं दिख रहे हैं कांग्रेस के पोस्टरों में? अब भूपेश है तो भरोसा है, इस नारे के साथ जो है इस कैंपेन की शुरुआत हुई थी। जब पार्टी के भीतर ये सवाल उठने शुरू हुए कि भाई ये तो सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो नारा बदल गया, भरोसे की सरकार हो गया। ये ठीक है कि भरोसे की सरकार हो गया और सामूहिक नेतृत्व की बात सब लोग कर रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा सच यही है कि आज भी भूपेश बघेल के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है। कैंपेन के पोस्टर बॉय जो है वो भूपेश बघेल ही हैं। हार जीत का सारा दारोमदार भूपेश बघेल के कंधे पे है। 22 विधायकों के टिकट काटे मुख्यमंत्री ने, क्या वजह रही? विधायक बहुत अलोकप्रिय थे क्या? देखिए, मुझको तो ये विधायकों की असफलता से ज़्यादा भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी की असफलता लगती है। जब 5 साल आपकी सरकार रही, जब 5 साल में हर दिन भूपेश बघेल यहाँ काम कर रहे थे, 52,000, 50,000, 49,000 से जीतने वाले आपके विधायक इस कदर अलोकप्रिय हो जाएं कि आपको टिकट काटनी पड़े, तो पार्टी और मुख्यमंत्री और इंटेलिजेंस और संगठन ये क्या कर रहे थे? इन्होंने अपने ऐसे स्टार विधायक थे जो 50,000 से जीत के आए थे, पहली बार लड़े और 52,000 से जीते, तो ऐसे विधायकों को बर्बाद क्यों हो जाने दिया? मुझको तो मजबूरी में भी काटने पड़े होंगे, जैसे बृहस्पति सिंह एंड कंपनी। वो एक अलग मुद्दा था और बड़ा सार्वजनिक मुद्दा था। उन्होंने टीएस सिंहदेव के खिलाफ एक भयानक ओछा हमला किया था। बृहस्पति सिंह और चिंतामणि, ये 2 विधायक। उसमें हमला जो है बृहस्पति सिंह ने किया था, बड़ा गंदा ओछा हमला किया था। किसके इशारे पे किया था ये भी प्रदेश में लोग जानते हैं। और टीएस सिंहदेव अड़ गए थे कि ऐसा अपमान झेलने के बजाय मैं घर बैठूंगा।
तो ये पार्टी को तय करना था कि बाबा को रखें कि बृहस्पति को रखें, तो पार्टी ने बाबा को रखना तय किया। लेकिन मैं आपको एक दूसरी बात बतलाता हूँ, विधायकों को इस कदर असफल साबित करना ये एक परसेप्शन मैनेजमेंट भी हो सकता है। आज पूरे प्रदेश में यह हवा है, सरकार से कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, विधायकों से एंटी इनकम्बेंसी है। सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक और सरकार कब से ऐसे डिटैच होने लगे? पर ये बात तो भाजपा के लिए भी कही जा सकती है। 2019 में उन्होंने अपने सारे लोकसभा के जीते हारे सब बदल दिए थे, पूरे 13 में 13 है ना, 11 में 11 बदल दिए थे। तो परसेप्शन का खेल तो वहाँ भी है ना कि हमको सबको बदल दिया, फ्रेश मैंडेट लेके आए। वो इसलिए बदला था उन्होंने कि 2018 में जिस बीजेपी ने यहाँ सारी सीटें खो दी थी और ऑलमोस्ट 50 से 15 पे आ गई थी, उस बीजेपी के लोगों को सजा देनी थी कि हम तुम्हारी मर्जी के बिना, तुम्हारे रिश्तेदारों के बिना, तुम्हारे बिना अपने मर्जी से एक लिस्ट बना सकते हैं और जिता के ला सकते हैं। अच्छा, आपने सजा की बात कही, उचित जी आपसे शुरू करेंगे। कांग्रेस में बात चल रही है कि भूपेश बघेल को पूरी तरह प्रोजेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं 5 साल सीएम रखने के बाद। बीजेपी में चल रहा है कि किसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कोई ऊपर नेता है, एक पूरे छत्तीसगढ़ का एक रमन सिंह है जिनको लेके आखिरी तक संशय था कि कवर्धा से वो लड़ेंगे या उनके पूर्व सांसद बेटे अभिषेक सिंह लड़ेंगे। खुद उनके कैंप में स्थिति साफ नहीं थी। पुराने कद्दावर में कितनों का टिकट रिपीट होगा, कितनों का नहीं होगा, इसको नहीं है साफ। बाहर से जो प्रभारी आ रहे हैं, चाहे वो नितिन नवीन हो, चाहे मंडाविया हो, चाहे वो ओम प्रकाश माथुर हो, क्लैरिटी नहीं थी। एक नई लीडरशिप उभर रही, पुराने को साथ रखना है कि अलग रखना है, तो ये कंफ्यूजन की स्थिति तो भाजपा खेमे में भी है। भाजपा के खेमे में है। देखिए, छत्तीसगढ़ भाजपा की अगर आप बात करें तो छत्तीसगढ़ भाजपा वो है जहाँ केंद्र शासित प्रदेश इसको बोल सकते हैं आप, भाजपा के लिए, भाजपा कार्यालय के लिए। यहाँ केंद्र शासित प्रदेश, इंटरेस्टिंग। तो छत्तीसगढ़ की जो भाजपा है वो केंद्र से ही चल रही है। हकीकत में छत्तीसगढ़ के कोई भी लीडरान जितने हैं उनको कोई तवज्जो दे नहीं जा रही है। उन्हीं जो है उनकी वजह से 50 से 15 में आए थे। तो जाहिर सी बात है, जो कार्यकर्ता है वो नए लीडरों की मांग कर रहे थे, नए नेतृत्व की मांग। नए लीडर कौन है उभरते हुए? नए लीडर बहुत सारे हुए भी। 5 साल तो यही आश्वासन दिया गया कि हम नए लीडर देंगे या नए लोग देंगे, लेकिन हकीकत में जब चुनाव में टिकट देने की बारी आई तो वापस उसी कैबिनेट को रिपीट कर दिया गया जो पूर्व में 15 लाने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। वही प्रेम प्रकाश पांडे हैं, वही राजेश मूणत। कौन है ये भाजपा का नया नेतृत्व? देखिए, मैं उचित जी से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मेरी थोड़ी असहमति है जी। ये सच है कि ये केंद्र शासित प्रदेश है, भाजपा कार्यालय जो है भाजपा के लिए, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि जिन नेताओं को असफल बता दिया जा रहा है, जिनको जो है सारी जिम्मेवारी, सारा ठीकरा जो है फोड़ दिया गया, ये वही नेता हैं जो 15 साल तक लगातार बीजेपी को जीत दिलाते रहे हैं। 3 लोकसभा, 3 विधानसभा, 3 लोकल बॉडी इलेक्शन, हर एक जिताया। मोदी जो प्रधानमंत्री बने उसमें छत्तीसगढ़ ने मैक्सिमम सीटें दी है। बिल्कुल। और इनकी पहली हार तब होती है जब प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का दौरा जो है छत्तीसगढ़ में शुरू होता है। इनकी असफलता की कहानी तब शुरू होती है। तो मोदी कैंप तो ये कहेगा ना फिर कि अगर असफलता उनकी आनी शुरू होती तो 2019 में क्यों जीत गए फिर? 2 छोड़ बाकी सब सीटें 9 जीते। लोकसभा का मामला तो बिल्कुल डिफरेंट है। छत्तीसगढ़ में भी जो है एक जो जादू का जो मामला चलता है कि भाई वो जादू है, वो तो है। क्या जादू? जिस इलाके से मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, जिस इलाके से राज्य के गृह मंत्री चुने जाते हैं, जिस इलाके से राज्य सरकार के सबसे कद्दावर मंत्री रविंद्र चौबे और सरकार के प्रवक्ता चुने जाते हैं, उस जिले से भी, उस इलाके से, उस लोकसभा से भी जो है कांग्रेस पार्टी जो है हार जाती है। आलोक जी दुर्ग की बात कर रहे हैं। दुर्ग की पाटन सीट से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। दुर्ग ग्रामीण सीट से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू हैं। दुर्ग की अहिवारा सीट से साझा सीट, हाँ नहीं मैं अहिवारा सीट से रुद्र गुरु हैं, वो भी मंत्री हैं। फिर साझा तो बगल का हो गया, संभाग एक हो गया, वहाँ बगल सीट हो गई, तो वहाँ से रविंद्र चौबे हैं। तो कई कद्दावर नेता हैं। और उन कद्दावर नेताओं के बावजूद जो है मोतीलाल वोरा के बेटे अरुण वोरा भी दुर्ग की सीट से हैं। बहुत सारे, और इन सब के बावजूद जो है हार जाती है। तो एक जादू तो है, वो बरकरार है, मोदी का जादू। लोकसभा में, विधानसभा में इम्तिहान है अभी। विधानसभा में इम्तिहान है। अच्छा, नया नेतृत्व कौन सा है भाजपा का? नहीं, भाजपा ने बहुत सारे प्रयोग किए। अभी देखिए, उन्होंने नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया अरुण साहू को, जो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े और जीते, उनको लाया। प्रदेश महामंत्री के रूप में 3 नए चेहरों को लाया, जिसमें ओपी चौधरी जो कलेक्टर थे, त्यागपत्र देकर भाजपा में आए। उसके बाद विजय शर्मा जो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको प्रदेश महामंत्री बनाया। केदार कश्यप, वो भी यंग ट्राइबल लीडर के रूप में हैं, उनके
खैर वो पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, बलीराम कश्यप जी के बेटे हैं, लेकिन केदार कश्यप का अपना वजूद है, वो भी लगातार चुनाव जीते, पिछले चुनाव में हारे हैं। तो ये यंग लीडरशिप तो आई, और इन तीनों को जो प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री, इन तीनों को टिकट मिली है और तीनों विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। जो उचित जी ने कहा या आलोक सर ने कहा कि पुराने लीडर पिछले चुनाव में जो रमन सरकार के 8 मंत्री चुनाव हारे थे, एक को टिकट नहीं मिली थी, 2 लोग जीते हैं। तो आप जो है देखिए, उन जो हारे लोगों को ऐसा माना जा रहा था कि उनको बाहर कर दिया जाएगा और वहाँ नया नेतृत्व आएगा, लेकिन वहाँ पार्टी को मुझे नहीं लगता कि कोई योग्य उस तरह का आदमी मिला हो जो उनकी जगह चुनाव लड़ सके और जीत सके। ये बताइए, मेरी बीती शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लंबी बातचीत हुई, जमघट हमारा पॉलिटिकल इंटरव्यूज़ की सीरीज़ है उसके लिए। उन्होंने ये कहा कि भाजपा मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रही है, इसलिए ईडी को भेज के और दूसरी केंद्रीय एजेंसियों को भेज के कोल स्कैम, नान घोटाला जो पिछली सरकार में से चल रही है जांच, ये लिकर स्कैम, इन सब के इल्ज़ाम लगा रही है। उन्होंने कहा कि अगर लिकर स्कैम में भी गड़बड़ है तो डिस्टिलरी वालों को क्यों नहीं पकड़ा। ये भी इल्ज़ाम उन्होंने लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां पैसे का भी सांठ बांट कर रही हैं। क्या आपको लगता है कि एक तरफ धान खरीद वाले भूपेश बघेल, दूसरी तरफ इतने स्कैम्स का इल्ज़ाम झेल रहे भूपेश बघेल, जिनके कई अधिकारी जेल में हैं, चाहे वो समीर बिश्नोई हों, चाहे वो सौम्या चौरसिया हों, इसका असर पड़ेगा तो अर्बन सीट्स पे ज़्यादा पड़ेगा, रूरल पर कम पड़ेगा? क्योंकि बघेल खेमे का ये भी कहना है कि ठीक है, अगर अर्बन में दिक्कत है भी तो अर्बन की तो 19 ही सीट हैं। भूपेश बघेल के आरोप अपनी जगह थोड़े से सही हैं। चुन के उन्हीं राज्यों में ईडी कार्रवाई कर रही है जहां कांग्रेस पार्टी है या विपक्षी पार्टियां हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से जो जेल में बंद अधिकारी हैं, जिनको ईडी ने जेल में बंद कर रखा है, उनको बेल नहीं मिल रही है। तो क्या भूपेश बघेल ये भी एलिगेशन लगा रहे हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी किसी के इशारे पे काम कर रही है? अगर ऐसा नहीं है तो हमको भरोसा करना चाहिए, न्यायपालिका पे तो भरोसा करना ही पड़ेगा। मुद्दा है ये चुनाव में भरोसे की अदालत, भरोसे की सरकार, भरोसे की सुनील जी, अदालत जी, मुद्दा है ये जनता के बीच। मेरा ये मानना है कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के चुनाव में 40% भ्रष्टाचार होने का मुद्दा बनाया था, बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, और जब नतीजे निकले कांग्रेस जीती तो उसने कहा कि 40% भ्रष्टाचार था, इसलिए बीजेपी की सरकार वहाँ पे हारी है। मुझको ये समझ नहीं आता कि जो मुद्दा कर्नाटक में आपको सत्ता दिला सकता है, वो छत्तीसगढ़ में दूसरी पार्टी को सत्ता क्यों नहीं दिला सकता। लेकिन यहाँ एक छोटी सी कमजोरी है बीजेपी की लड़ने की शक्ति ही नहीं है, उसकी इच्छा शक्ति नहीं है, उसकी डिज़ायर नहीं है, वो अभी तक लड़ाई में आ नहीं पाई है। उसके लोगों को देखें तो वो लड़ना नहीं चाहते हैं, भूपेश बघेल से भी नहीं, चुनाव भी नहीं, जीतना भी नहीं चाहते हैं, सरकार भी नहीं बनाना चाहते हैं, ऐसा माहौल है। नेतृत्व की अस्पष्टता है या नैरेटिव की? दोनों चीज़ें हैं। पूरी की पूरी बीजेपी इंतजार कर रही है एक कुछ ऐसा होगा, एक कुछ ऐसा बड़ा होगा जिससे नैरेटिव एक दिन में चेंज हो जाएगा। क्या बड़ा होगा? धान खरीद का समर्थन मूल्य? मैंने बीजेपी के लोगों से 1 महीने से ये सुनने के बाद उनसे कहा कि बड़ा क्या होगा, अभी तो भजिया भी होते नहीं दिख रहा है, बड़ा क्या हो जाएगा। तो तुम्हारे नेता दिल्ली में बैठे हुए भजिया भी नहीं बना पा रहे हैं, बड़ा कहाँ से होगा, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा। तो आज उनका जो मैनिफेस्टो आना है उसमें चर्चा है कि कांग्रेस के मैचिंग रहेगा, कांग्रेस से 21 रहेगा, जो व्यापारी तबके की जुबान रहती है उससे 21 रहना चाहिए। तो बीजेपी के नेता वो जुबान भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस से 21 रहेगा, लेकिन जो भ्रष्टाचार इस सरकार का है, और मैं है या नहीं है उस पर नहीं जा रहा हूँ, है, उस भ्रष्टाचार को उठाने का हौसला भी, उस भ्रष्टाचार को उठाने का काम भी भाजपा ने जिम्मेदारी से, असरदार तरीके से नहीं किया। आखिरी प्रश्न आप सभी से, अच्छा मैं आपको जोड़ना चाहते हैं इसमें। हाँ, जो आपने कहा करप्शन, ईडी और सब, उस पर एक जो आप बोल रहे हैं कि वोटर के बीच क्या है, जो करप्शन हुआ है, जैसे मान लीजिए कोल स्कैम, उसमें आम पब्लिक से जुड़ा कोई मुद्दा नहीं है। करप्शन हुआ है वो अलग इशू है, उसकी जांच होगी और पता चलेगा। लीकर स्कैम, वो भी आम पब्लिक से जुड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि आम पब्लिक से जुड़ा नहीं है, महंगी आम पब्लिक मतलब पब्लिक को उससे असर नहीं पड़ा है। जैसे कोयले से आम पब्लिक को, कोयले में भ्रष्टाचार हुआ है नहीं हुआ है मैं नहीं जानता, लेकिन उसका असर आम पब्लिक पे सीधे नहीं पड़ा है।
शराब के स्कैम में आम पब्लिक पे असर नहीं पड़ा है। अगर असर किस पे पड़ा है कि जो धान का पैसा लोगों के जेब में गया है, पब्लिक के जेब में गया है, उससे असर पड़ा है। सीजीपीएससी की पब्लिक भर्ती से असर हाँ, पड़ा है। सीजीपीएससी जो आप दरोगा छोड़ भर्ती रहे अटकी थे, हुई है, वो उससे पड़ा है। भर्ती जो पिछले 1-1.5 महीने से बीजेपी ने इसको अच्छा मुद्दा बनाया है। वो नियमित को नियमित करने का प्रॉमिस किया गया था। 2,500 मुआवजा देने की बात की गई थी बेरोजगार छात्रों को 4.5 नहीं, मुआवजा तो बेरोजगारी भत्ता वो एक लिमिट तक दे रहे हैं और सबको 4.5 साल के बाद दे रहे हैं। हाँ, तो 4.5 साल के बाद पड़ेगा। हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ कि जो आज इशू है कोल स्कैम और लीकर स्कैम से ज्यादा बड़ा इशू पीएससी घोटाला है। पीएससी में गड़बड़ी है, यूथ में। परसेप्शन का भी तो खेल होता है। जब आपका वहाँ पे कोल स्कैम हुआ, 2G हुआ, 3G हुआ, तो आदमी का मोबाइल थोड़ी गनगनाने लगा था। लेकिन सरकार के इकबाल पे सवाल उठाता ना यूपीए 2 में की। सौरभ, इनकी बात जो है उसमें एक सुधार करना चाहूँगा मैं। लिकर स्कैम में आम जनता पे फर्क नहीं पड़ा, ये सोचना गलत है। छत्तीसगढ़ की हर दारू बोतल ओवर प्राइज्ड बिकी है, ओवर रेट पे बिकी है हर बोतल। यहाँ की 75% वयस्क आबादी दारू पीती है। उसको 5 साल में एक भी बोतल बिना ओवर रेट मतलब हर 4 में 3। मैं नहीं पीता। मैं तो 75% के हिसाब से। लेकिन सौरभ, मैं ये देखकर हैरान हूँ कि शायद हम चारों को छत्तीसगढ़ के मुद्दे जितने याद हैं उससे ज्यादा आपको जुबानी याद है। सर में तो मैं 38% लिकर कंज्यूम करते हैं और महिलाओं में तो हम लोग नंबर 1 है हिंदुस्तान में। वो अलग विषय है कि हम ट्राइब्स की वजह से भी कंज्यूमर में उनका नाम है। मुख्यमंत्री से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारा तो प्रोडक्शन, हमारा प्रॉफिट बढ़ा है। तो वो देखिए, वो तो रेवेन्यू में ये तो नेचुरल ग्रोथ होती है। अब भूपेश बघेल जी रहे, किसी भी सरकार की थी, इसी सरकार ने जो है शराबबंदी के लिए कहा था। सत्यनारायण शर्मा के नेतृत्व में कमेटी बनाई थी, विधायक बनाई थी। एक्चुअली सत्यनारायण शर्मा को सरकार सीआईडी की तरह ट्रीट कर रही है, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं करनी पड़ती, उस केस को सरकार सीआईडी को दे देती है। तो सत्यनारायण शर्मा यहाँ की सीआईडी हैं। एक यहाँ पे शहर में कंक्रीट का जंगला आपको दिखेगा, स्काई वॉक नाम का। 5 साल में सरकार, राजेश मूणत बनवा रहे थे वही वाला। 5 साल में सरकार ये तय नहीं कर पाई कि इसको पूरा करे कि इसको तोड़े। 5 साल में उसको तोड़े कि पूरा करे। इंटरेस्टिंग चीज आपको बता रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में अगर आपको शराब की रेवेन्यू की कैलकुलेशन करना है तो पूरी जनसंख्या इंटू 1200 कर दीजिए, वो उनकी रेवेन्यू आ जाती है। हिंदुस्तान का इकलौता राज्य है जो प्रति व्यक्ति रेवेन्यू जो है लगभग 2000 रुपए ले रहे हैं प्रति व्यक्ति शराब से रेवेन्यू। ये अनोखा फॉर्मूला जो छत्तीसगढ़ के पास है। और लोग शिक्षा नीति बेचते हैं, छत्तीसगढ़ जो है वो शराब नीति बेच रही है ऑफिशियली। यू विल नॉट बिलीव कि हम झारखंड को शराब नीति बेच के पैसा कमा रहे हैं। शराब नीति बेच ये क्या है, जरा समझाइए। ऑफिशियल कंसल्टेंट है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट झारखंड का। शराब बेच के पैसा कैसे होता है हम बताते हैं। तो वो वजह की बात ये है पेमेंट आया है, चेक से पेमेंट आया। हम लोग ये तो उपलब्धि बताएगी ना सरकार की, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि वो सरकार जो शराबबंदी करने वाली थी। ऐसा कुछ रहा क्या कि 2018 में चूंकि 15 साल सत्ता से वापस थे तो बहुत सारे प्रॉमिस कर दिए गए कि चांद लाऊंगा, तारे लाऊंगा। वो अब दिक्कत कर रहा है क्या? ये बहुत अनूठे प्रॉमिस बिल्कुल भी नहीं है। सारे वो प्रॉमिस थे जिसमें आपको प्राथमिकता तय करनी थी। आपने वादा किया था कि आप नक्सल समस्या पे बात करेंगे, शांति वार्ता की पहल करेंगे। दुर्भाग्य से 4.5 साल में इसका कोई ब्लूप्रिंट जो है पब्लिक आज तक नहीं हो पाया कि आप शांति वार्ता की पहल किस रूप में कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। शराबबंदी के मामले में भी वैसा ही हुआ। सरकार ने 2 कमेटियां बना दी, कमेटियां जो है वो कमेटी खेल रही हैं। गुजरात का दौरा। सौरभ, ये वायदों से हुई कंगाली या दिवालियापन नहीं है, इसलिए कि उस मैनिफेस्टो के बाद सरकार आने के बाद सरकार ने दर्जनों नई स्कीम लाई हैं, दर्जनों नए खर्च खड़े किए हैं जिसमें पैसे जा रहे हैं, दर्जनों जो मैनिफेस्टो में नहीं थे ऐसे भी बहुत से खर्च किए हैं। तीसरा मोर्चा एक दिलचस्प पहलू रहता है कई राज्यों में, छत्तीसगढ़ में भी। हम जब चुनाव देखें, बारिंग लास्ट इलेक्शन जब बिल्कुल बाइनरी स्प्लिट हो गई थी, हम लोगों ने पिछले नेता नगरी में बात की है कि कौन कौन से प्लेयर हैं, चाहे वो अरविंद नेताम की पार्टी हो। सतनामी समाज का वोटिंग पैटर्न कैसा दिखेगा, क्योंकि रुद्रप्रकाश अपनी सीट बदल के गए हैं, बालदास फिर से, जिनको मौसम विज्ञानी बताया जाता है, भाजपा में आ गए हैं। तो सतनामी समाज भी ऐसा नहीं कि एक तरफा है। पिछली बार अजीत जोगी के प्रति एक सहानुभूति थी उनके समर्थकों की बेल्ट में, अब अमित जोगी को अपना दमखम पूरी तरह से दिखाना है, वो सहानुभूति का दौर भी बीत चुका है। बहुजन समाज पार्टी एक उसका प्रभाव क्षेत्र रहता है, मजबूती रहती है, और भी कुछ एक गोंडवाना गणतंत्र छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की आदिवासी पार्टी है, पुरानी है,
सीटें भी जीती है इसने कभी। तो इनका कुछ असर दिख रहा है अगर खेल क्लोज होता है तो? हाँ, कुछ चीज़ों पे जैसे सर ने बताया, गोंडवाना गणतंत्र और बसपा में कॉम्पैक्ट हुआ है इस बार, और ये बहुत बड़ा पहली बार हुआ है ये गठजोड़? पहली बार हुआ है, इस चुनाव में हुआ है। पिछले चुनाव में जोगी के साथ बसपा थी, जिससे उन लोगों ने 7 सीटें भी जीती। तो कटघोरा और अमरकंटक वाला बेल्ट लीजिए या फिर सरगुजा वाला बेल्ट लीजिए, वहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का अपना वजूद है। उनके कैंडिडेट दलित आदिवासी एकता का हाँ, दलित आदिवासी एकता, तो वो बिलासपुर संभाग और सरगुजा संभाग में कुछ असर दिखा सकते हैं। अरविंद नेताम की पार्टी ट्राइबल पार्टी बनी है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ उसका उतना ज़्यादा इम्पैक्ट जमीन पे बस नहीं हो पा रहा है। 2003 के चुनाव में 19% वोट जो है निर्दलीय, बसपा, गोंडवाना और राकापा, एनसीपी ना, विद्या भैया तब एनसीपी में थे। विद्या भैया, हाँ। 19% वोट जो है उनको मिले थे, इन सबको मिला जुला के। और उसके बाद जो है सत्ता से बेदखल हो गई थी कांग्रेस पार्टी। पिछला चुनाव का जो वो है आप देखेंगे तो उसमें भी जो है 12% के करीब वोट जो है बसपा और अजीत जोगी की पार्टी जो है वो लेकर आई थी। 19 सीटें ऐसी हैं जहां हार जीत का फैसला 5000 वोटों से भी कम अंतर से होता है, कई सीटों पे तो शायद 2000 से भी कम है। तो जाहिर तौर पे ये जो हमर राज पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, बसपा, छत्तीसगढ़िया क्रांतिकारी सेना की जो है उनकी भी एक पार्टी आ गई है, जोगी कांग्रेस, ये 1000, 2000, 5000 का भी अगर खेल करते हैं तो सारा समीकरण गड़बड़ाएगा। सौरभ, एक बात को ध्यान देना होगा, 2013 का चुनाव 5% का गैप था कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, कुल 5% का, 10 सीटों 1% भी नहीं। हाँ। और 10 सीटों का फर्क हो गया था। तो एक इक्वेशन, एक सिचुएशन ऐसी भी आती है कि 5% 10 तब्दील होती है। तो ये 12, 13, 19% की हम जो बात कर रहे हैं, ये खेल को कहीं भी ले जा सकते हैं। आखिरी सवाल, परसेप्शन की बात करें तो इस बात के लिए भूपेश बघेल को बड़ा श्रेय दिया जाता है कि छत्तीसगढ़िया पहचान, गमछे से लेके, भोजन से लेके, खेल से लेके और रायपुर से लेके दिल्ली तक मीडिया और छवि प्रबंधन भी, कि एकदम माहौल, ये नहीं साहब छत्तीसगढ़ में तो सब कुछ, चाहे वो कांग्रेस आला कमान के सामने हो, चाहे वो विधायकों की लामबंदी हो या ओवरऑल भी हो। कैसे ये गेम क्रैक किया भूपेश बघेल ने? देखिए, भूपेश बघेल की 3 बड़ी उपलब्धियां जो है वो दिखाई पड़ती हैं। पहली, उन्होंने ओबीसी को चर्चा में लाया। दूसरा, उन्होंने किसान को पहली दफ़ा 20-23 साल के का जो पूरा छत्तीसगढ़ है, इसमें किसान पहली बार जो है राजनीति के केंद्र में आया। बिल्कुल, प्राथमिकता नंबर 1, पहली प्राथमिकता। और तीसरा, उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा वो भाजपा के हाथ से पूरी तरीके से छीन लिया। भाजपा के नेताओं के पास कुछ भी कहने बताने के लिए नहीं है, वो बस इतना ही कह सकते हैं कि हमने अयोध्या में बनाया था, छत्तीसगढ़ में जो है हिंदुत्व के नाम पे आपने क्या किया है। तो उनके पास भूपेश बघेल की ही जो जितनी नीतियां हैं वही गिनाने के नाम पे होंगी, चाहे वो गोबर हो, उसका भ्रष्टाचार गिन सकते हैं, राम वनगमन पथ है उसमें कोई करप्शन। बताइए सर, कैसे हुआ ये परसेप्शन मैनेजमेंट? आप बड़ा जोर से हंसे जब ये रिस्पॉन्ड कर रहे थे। देखिए, ये गोबर का जो हाल ऐसा है कि मेरे प्रेस के सामने बीजेपी ऑफिस है, उनको भी आंगन लीपना पड़ता है दिवाली में रंगोली डालने के लिए, तो भूपेश से गोबर खरीद के लाते हैं। भाजपा को गोबर भी नसीब नहीं है अभी यहाँ, गाय नसीब नहीं है, राम नसीब नहीं है, राम की माँ नसीब नहीं है, हिंदुत्व नसीब नहीं है, किसान नसीब नहीं है। यानी पिछली 2018 की सरकार जो है वो बैलेट बॉक्स से, ईवीएम से नहीं उगी थी, वो धान के खेत से उगी थी। और मैं एक बात बतलाऊं आपको, मैं भूपेश का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन फिर भी कह रहा हूं, देश में हरित क्रांति हुई थी, MS स्वामीनाथन लेके आए थे। छत्तीसगढ़ में सुनहरी क्रांति हुई है धान की, उसको भूपेश बघेल लेके आए हैं। मैं इस मुद्दे को कम नहीं आता। काटेंगे भी धान वही? हाँ, ऐसा नहीं, ये इस बार अगली सरकार उगेगी वहीं से, अगली कई सरकार उगेगी वहीं से। आज भाजपा आपको, मैं पूछ रहा हूँ, काटेगा कौन धान इस बार? ये अभी कहना मुश्किल है। जी देखिए, ये परसेप्शन का गेम कैसे क्रैक किया भूपेश बघेल ने? भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ अस्मिता की बात करते हैं, एक बात तो अच्छी है कि छत्तीसगढ़ को जो है ओरिजिनल किसान मिला इस बार। मैं व्यक्तिगत मेरी राय है कि जब तक डॉक्टर रमन सिंह थे, वो छत्तीसगढ़ में वो हमेशा मैं बोलूँगा कि वो संविदा में ही रहे।
वो संविदा मुख्यमंत्री कह सकते हैं आप उनको। वो उनका छत्तीसगढ़ में 15 साल रहे आप कह रहे हो छत्तीसगढ़िया में विलय नहीं हो पाया उनका, मेरा कहने का मतलब लोकल आइडेंटिटी का असर्शन नहीं हो पाई। लेकिन मूल निवासी वाले जो एक किसान सीएम मिला छत्तीसगढ़ को, और उन्होंने छत्तीसगढ़ अस्मिता की बात की, एक एक छोटे छोटे त्योहार, नरवा गुरवा बाड़ी, जो तमाम वो बातें की उन्होंने। हम सब लोग के संज्ञान में जो दिल्ली में रहते हैं बाहर के, पहली बार ये सब नजर भौरा चलाया उन्होंने भौरा चलाया और छत्तीसगढ़ के तमाम वो काम किए जो छत्तीसगढ़ के आम आदमी आवाम करती है, तो उसको इंटरेक्ट उनको जोड़ने में काफी अच्छा। मैं आपकी परसेप्शन की पहली क्रैक कर सकता हूँ। करिए। भूपेश बघेल के 4 में से 3 सलाहकार भूतपूर्व पत्रकार हैं। वो तीनों भूतपूर्व पत्रकार विनोद वर्मा, रुचिर गर्ग और प्रदीप शर्मा। और ये तीनों जो है, मुझको सौभाग्य है कि ये तीनों और मैं एक साथ, हम चारों बरसों ये काम तीनों किए रमन हुए। सिंह के सताए हुए भी हैं क्या? नहीं, इनमें से कोई भी रमन सिंह का सताया हुआ नहीं है। ये लोग हंस क्यों रहे हैं फिर, जैसे मैंने ये कहा? ये आपके सवाल पे हंस रहे हैं कि आप रमन सिंह से जोड़ कैसे सकते हैं इनको, इनमें से कोई रमन सिंह का सताया हुआ नहीं। बिल्कुल भी नहीं, किसी भी तरह बिल्कुल से। भी नहीं। मेरे सहकर्मी रहे हैं 5, 10 और 15 साल ये लोग, मैं इनको कैसे झूठ विनोद कहूंगा? वर्मा, राजेश मूणत नहीं। के सीडी कांड वाले में हाँ। जमानत पे बाहर हैं। हाँ। रुचिर गर्ग यहाँ पे संपादक थे। हाँ। रमन सिंह के कार्यकाल में उन्होंने नौकरी को अलविदा कहा था। नहीं, रमन सिंह के कार्यकाल में वो कांग्रेस में उन्होंने प्रवेश लिया, मोदी की नीतियों को हराने के लिए खुद होकर गए। हाँ। 2018 में जो है चुनाव से कुछ समय पहले जो है उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ बिल्कुल स्टैंड लेते हुए सांप्रदायिकता के खिलाफ हो कि गए। भाई सांप्रदायिकता के खिलाफ मुझको। अच्छा, रमन सिंह से व्यक्तिगत नहीं था, केंद्र से नहीं, था। रमन सिंह से रुचिर के अच्छे संबंध रहे हमेशा, कभी खराब संबंध रहे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, 3 भूतपूर्व पत्रकार जो भूपेश बघेल के सलाहकार हैं, और मुझको इन तीनों के साथ काम करने का सौभाग्य मिला हुआ है। ये काबिल हैं, और जो परसेप्शन आज बना है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। चलिए, छवि निर्माण की प्रक्रिया चलती है 4 साल 364 दिन। 365वां दिन जब ईवीएम की बटन दबती है। नाराजगी और खुशी के बहुत फैक्टर, पर अंततः वो एक वजह है जो सत्ता पलटती है या निरंतरता देती है। सत्ता को साधने के समीकरणों को तलाशने की कवायद जारी रहेगी। नेता नगरी का रायपुर चैप्टर यहाँ खत्म होता है। मिलता हूँ आपसे भोपाल में, आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू सो मच। भूमिकाओं पर शब्द खर्च करने का वक्त खत्म हो चुका है, क्योंकि अब मुनादियों से आगे की बारी है। मध्य प्रदेश में चुनाव 17 नवंबर को। अभी आप थोड़ी देर पहले रायपुर से हमें देख रहे थे, हवाई जहाज पकड़ के भोपाल आ गए हैं। कई वरिष्ठ पत्रकारों से और लेखकों से घिरे हुए हैं। इनसे जानते हैं कि शिवराज लौटेंगे या भाजपा से कोई और लौटेगा, या फिर कमलनाथ कमल दल को हराकर अपनी हसरतों को नए सिरे से पूरा करेंगे, और अन्य की भूमिका क्या फिर से महत्वपूर्ण होगी, ये सब सवाल भी पूछे जाएंगे। कौन कितना पैसा दे रहा है, कौन कितने पैसे का वादा कर रहा है, सीधे सीधे चुनाव इस पर आ गया है। और इस पर भी कि कौन कितने प्रत्याशियों का किस तरह से प्रबंधन करता है। हमारे साथ हैं अभिनव, हमारे रिपोर्टर हैं, घूम रहे हैं यहाँ पे। बहुत नेताजी टाइप, विधायक जी टाइप तुम किए हो एकदम हरकत। राहुल नरोना जी हैं। राहुल नरोना जी इंडिया टुडे के करता धरता हैं, मध्य प्रदेश के मैगजीन के। राजदीप सरदेसाई जी हैं, नेता नगरी के सदाबहार सुपरस्टार, सोशल मीडिया के प्रिय। इरम है हमारे साथ। इरम इंडियन एक्सप्रेस अखबार के साथ जुड़ी रही हैं और अभी द प्रिंट के साथ हैं और लगातार घूम रही हैं मध्य प्रदेश में। नितेंद्र जी हैं, फ्री प्रेस से जुड़े हुए हैं। और विकास वर्मा जी हैं, जिनको आपने पटवारी भर्ती की कवरेज से भली भांति जाना, और ये भी ललन टॉप के रिपोर्टर हैं। तो अभिनव और विकास घूम रहे हैं। अभी और भी साथी यहाँ पे आके जुड़ेंगे छत्तीसगढ़ से जो फारिग होंगे। तो आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे ज़्यादा फोकस महिला वोटरों पर है। एक ने कहा ये दे दिया और एक आखिरी किश्तानी बाकी है, अभी 1500, बाद में 3000, है ना, ये होर्डिंगों में लिखा है। और कमलनाथ कह रहे हैं जिन्होंने तो हमारी स्कीम ले ली क्योंकि हमने इतना कहा। जो ग्राउंड पे जो लाभार्थी हैं वो क्या बात कर रहे हैं? मुझे लगता है महिलाएं इससे काफ़ी खुश हैं, बट एक चीज़ जो मैंने महसूस की कि पुरुष इससे काफ़ी दुखी हैं। उनका ये कहना है कि भैया इतना दिखावा क्यों किया, सिलेंडर के दाम पहले ही कम करते थे। तो जब आप विमेन वोटर्स को टारगेट करें, जो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा जिसका असर रहा है विमेन वोटर्स में, वहीं उसी के साथ साथ एक रिजेंटमेंट भी है, क्योंकि आई थिंक वोटर समझते हैं कि ये चुनाव के पहले की टैक्टिक है। तो ये मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ। और
जैसे कि कांग्रेस सरकार ने कहा है कि हम 1500 रुपये देंगे, कई महिलाओं ने ये कहा कि हाँ, और उन्होंने ये जो शुरू किया ना, उन्होंने लोगों से फॉर्म भरवाना शुरू किया जस्ट ये दिखाने के लिए कि हम वाकई में देंगे। तो महिलाओं का ये कहना है कि हमने तो वो भी भर दिया है। तो अब देखते हैं दोनों, सो ये कल्चर है कि दोनों ही से लोग पैसे लेने से खुश हैं, इज़ व्हाट आई फेल्ट। महिलाओं के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा है क्योंकि वो खुद विड्रॉ करके जो है छोटी छोटी चीज़ों में उसका यूज़ करती हैं। एक महिला ने हमसे ये कहा कि एटलीस्ट मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ पैसे बचाने के लिए किसी और से नहीं मांगना पड़ता, किसी के लिए कुछ दवाइयों के लिए काम आ जाता है। तो इससे महिलाओं के मन में शिवराज सिंह चौहान को जो लेकर जो थोड़ा सा एक फटीग फैक्टर था, वो आई थिंक काफ़ी हद तक ये कम किया है स्कीम ने, ये मुझे महसूस हुआ। एंड अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट्स आप इसकी बात कर लें। बट उसके साथ साथ हमें कई ऐसी भी महिलाएं मिली जिनकी वृद्धा पेंशन नहीं मिली है। तो जब सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू किया, उससे पहले वृद्धा पेंशन में लोगों को 600 रुपये मिलते थे। लाडली बहना के अंतर्गत उनको जोड़कर उनको 600 रुपये की जगह 1000 देने की बात की। बट कई महिलाओं की वृद्धा पेंशन बंद है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ी चीज़ें उसके क्रियान्वयन में, जो मध्य प्रदेश सरकार के पास योजनाएं सारी होती हैं, बट उसको धरातल पे वो कितने अच्छी तरीके से लागू करते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करता है कि उसकी सफलता कैसी रही है। तो मुझे लगता है कि लाडली बहना में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी 19-20 कसर थोड़ी सी रह गई है, बट बाकी ओवरऑल इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा रहा है महिलाओं में। पुरुष में थोड़ा सा इसको लेके रिजेंटमेंट भी हमने देखा कहीं कहीं। पुरुषों की जो एक पैसे की मिल्कियत की वजह से घर में सेइंग होती है कि वही तय करेंगे, उन्हीं से मांगा जाएगा पैसा, वो ख़त्म हो रही, तो वो दे आर फीलिंग थ्रेटेंड। ये महिलाओं का भी कहना है। जैसे हम बुधनी गए थे तो बुधनी में महिलाओं ने हमसे ये कहा कि जो पुरुष ये कह रहा है कि अरे भैया इसकी जगह कुछ और इन्फ्लेशन कम हो जाता है या चीज़ें सस्ती हो जाती, वो इस बात से दुखी हैं कि पैसे हमारे हाथ में आ रहे हैं। तो महिलाओं को ये बात भी लगती है। तो ये थोड़ा सा फैक्टर हमें देखने मिला कि महिलाओं के हाथों में पैसे आने से तो वो तो खुश है, और उनका कहना है कि पुरुष इससे इसलिए दुखी हैं क्योंकि हमें एम्पावर किया जा रहा है। तो ये नितिन जी, मैं अभी एयरपोर्ट से सीधा यहाँ आ रहा हूँ। बीच में एक भाजपा के विधायक से बात कर रहा था जिनकी ड्यूटी लगाई गई है बगल के राज्य से यहाँ। तो उन्होंने कहा कि भैया ये जो पैसा दे रहे हैं ना, इसी से गेम में लौटे हैं, वरना मुश्किल थी। तो आपको लग रहा है कि एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शिवराज ने जो कॉन्स्टिट्यूंसी बिल्ड की थी वो फेड हो रही थी, लेकिन इसके बाद ब्रांड शिवराज हैज़ बाउंस्ड बैक? बिल्कुल, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि सिंपैथी भी हुई। जैसे जैसे हाईकमान ने शिवराज सिंह चौहान को दबाना शुरू करा, वैसे वैसे मध्य प्रदेश की जनता जो है वो कहीं ना कहीं उसके एक सिंपैथी खड़ी हुई। और दूसरा ये हुआ कि एक टाइमिंग उन्होंने ठीक रखी। जो उनकी स्कीम थी, जो पैसा देना था, चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे वो और कोई स्कीम के थ्रू पैसा देना हो, मध्य प्रदेश में सरकारी जो कर्मचारी थे, चाहे वो मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हों, आंगनवाड़ी सहायिका हों, सबके पिछले 2 महीने में इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट लगने के 2 महीने पहले उन सबकी सारी मांगें पूरी हो गई। मतलब उन्होंने टाइमिंग ठीक रखी। तो जो भी लोग नाराज़ थे, चाहे वो अतिथि शिक्षक हो, अतिथि विद्वान हो, संविदा हो, तो मध्य प्रदेश में सबकी सारी मांगें चुनाव के पहले पूरी हो गई। तो चुनाव के पहले जब उनकी सारी मांगें पूरी हो गई तो अब उन लोगों को लग रहा है कि यार यही व्यक्ति ठीक है, अब जिसके प्रति जो नाराज़गी थी तो अब यही कर रहा है, तो चलो इसी को चलने दे। तो एक ये फीलिंग तो मध्य प्रदेश में खड़ी हो गई है। तो खजाना और नाराज़गी, इन दोनों के बीच में चुनाव हो रहा है। अब अगर खजाना भारी पड़ गया तो नाराज़गी नीचे आ जाएगी, क्योंकि कांग्रेस उस नाराज़गी को ऊपर लाने में कोई कोशिश नहीं कर रही। वो मान रही है कि जनता बहुत अच्छी है, वो खुद ही भाजपा को हरा देगी। तो कांग्रेस सोनली रिलाइंग ऑन एंटी इनकम्बेंसी। हाँ, कांग्रेस से मान रही है कि जनता बहुत नाराज़ है। आप कांग्रेस के जिस नेता से बात करेंगे वो यही कहेगा कि चुनाव तो हम लड़ ही नहीं रहे, वो तो जनता और भाजपा के बीच में चुनाव हो रहा है। तो फिर कांग्रेस ने 230 कैंडिडेट खड़े करे, लेकिन वो कह रही है कि चुनाव जनता और भाजपा के बीच में हो रहा है। तो उसका नुकसान जो है कहीं ना कहीं हो रहा है। दूसरा, मध्य प्रदेश में अब तो पिछले 3 दिन में पूरा इलेक्शन का सिनेरियो पलट गया है। मध्य प्रदेश में 50 सीटें ऐसी हुई हैं जहाँ त्रिकोणीय संघर्ष होना है। बीएसपी विंध्य में और साथ में ग्वालियर चंबल में बीएसपी के कैंडिडेट करीब लगभग देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 125 बीएसपी के कैंडिडेट खड़े हुए हैं इस बार, जितने कभी नहीं खड़े थे। तो मध्य प्रदेश में यदि 5000, 2000, 3000 ऐसे भी वोट काटे जाने लगे तो उससे इलेक्शन जो है वो मध्य प्रदेश में अंतर आएगा। कई लोग रिबेल खड़े हो गए, निर्दलीय खड़े हो गए। तो मध्य प्रदेश के चुनाव का सिनेरियो जो है वो देखा जाए तो हर
हफ्ते चेंज हुआ है पिछले कुछ दिनों में देखा जाए। जब बीजेपी की पहली लिस्ट आई, जब दूसरी लिस्ट आई तो उसमें नरेंद्र तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, गणेश सिंह ये चुनाव में आए। फिर जो है वो ये एक इलेक्शन का ये सिनेरियो जो है वो चेंज हुआ कि कांग्रेस के जब प्रत्याशी आए तो उसमें कई विधायकों को कांग्रेस ने टिकट दिया। फिर जो है वो एक एग्रेसिव प्रचार कांग्रेस का दिखा। तो मध्य प्रदेश में इलेक्शन का सिनेरियो हर हफ्ते बदल रहा है। राजदीप, मुझे ये बताइए कि 2018 में जब हम कांग्रेस का कैंपेन देख रहे थे तो उसके पहले दिग्विजय सिंह नर्मदा के किनारे एक डिटेल में यात्रा कर चुके थे और श्रीमान बंटाधार वाला जो एक बीजेपी कैंपेन चलाती थी उसकी धार नहीं दिख रही थी उतनी। कोई माई का लाल आरक्षण नहीं हटा सकता, एक वो मुद्दा था। बाद में EWS में 10% आया, पर वो चुनावी हार के बाद आया विधानसभा की। कांग्रेस में एक स्पिरिटेड फाइट दिख रही थी। एक तरफ से ज्योतिरादित्य थे जो बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल संभाल रहे थे, कमलनाथ थे जो महाकौशल संभाल रहे थे, दिग्विजय थे जो मालवा निमाड़, और चूंकि वो 10 साल CM रहे थे तो और भी इलाकों में उनका था। ज्योतिरादित्य बीजेपी के खेमे में है, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनके समर्थक कितने जीत पाते हैं, वो अपनी उपादेयता कितनी साबित कर पाते हैं। पर कांग्रेस वैसा नहीं दिखा कि यात्राएं निकल रही हों, बहुत अपार जनसमूह, जैसा नितेंद्र ने कहा कि दे आर सोली रिलाइंग। जब आप कांग्रेस के लीडर से बात करते हैं तो उनको क्या सेंस लगता है, क्या ऐसी पल्स है जो वो टैप कर पा रहे हैं? देखिए सौरभ, 6 महीने पहले और मैं अब बात कर रहा हूँ करीब मई जून की, जब कर्नाटक में कांग्रेस को जीत मिलती है तब कांग्रेस को लगा कि यार कर्नाटक में हम जीत गए हैं, अब मध्य प्रदेश भी आसान हो जाएगा। और उनको लगा कि एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी सरकार विरोधी लहर है और इस लहर के होते होते कांग्रेस के नेताओं को मुझे लगा कि एक ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत आ गया था कि अब तो हमारी सरकार तो बननी ही बननी है। अब क्योंकि जिस तरह से लाडली बहना स्कीम का इम्पैक्ट हुआ है, और मैं उसके मैं आज विदिशा में था, इरम ने कहा कि लोग खुश हैं, महिलाएं खुश हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो भी जान गई है, महिलाएं भी जान गई ये चुनावी रणनीति है। जब आप 2-3 सवाल पूछने लगते वो कह नहीं पर ये हमें 6 महीने पहले ही क्यों मिला है, वो पहले से मिलना चाहिए था। अब उन्होंने सितंबर के महीने में 1250 किया जो 1000 रुपये था। महंगाई बहुत बढ़ गई है। हर घर में विदिशा में जो बीजेपी का गढ़ है, ज़्यादातर महिलाओं के पास पैसे और या फैमिली के पास पैसे नहीं है रिफिल के लिए। तो गैस सिलेंडर वो चूल्हे पे जा रहे हैं, गैस सिलेंडर नहीं है। वो कह रहे हैं गैस सिलेंडर का दाम तो कल तक 1100 रुपये था, अब आप 450 कर रहे हैं, लेकिन 450 में से अभी भी 920 हम दे रहे हैं, बाकी का सब्सिडी हमें बाद में मिलेगा। और हमारे पास वो 900 रुपये भी नहीं है वो गैस सिलेंडर लेने के लिए। तो दोनों तरफ से एक कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस और बीजेपी का मैं समझूंगा सिनिसिज्म कि चलो पैसा फेंक दो लास्ट मिनट पर और लोग आपकी तरफ आएंगे। कांग्रेस में एक और फर्क पड़ा है सौरभ, कांग्रेस ने तय किया मुझे लगता है कि ये चुनाव लोकल फैक्टर पर लड़ना है, कि ये चुनाव हमें किसी भी हालत में नेशनल इशू नहीं बनाना है। अगर आप पोस्टर भी देखें, मैंने पहली बार मुझे लगता है ऐसे पोस्टर देखे जहां सोनिया गांधी, राहुल गांधी या तो नहीं है पोस्टर पे या बहुत छोटे विजिबल है और कमलनाथ बड़े हैं। मैं सोच रहा हूं कौन सा वो चुनाव है जहां स्टेट लीडर को इतना बड़ा किया गया और दिग्विजय सिंह कहीं नहीं है पोस्टर पे। जहां तक मैंने देखा है दिग्विजय सिंह जी तो पोस्टर पर भी नजर नहीं आ रहे। तो आपने 2018 का जिक्र किया जब दिग्विजय सिंह जी नर्मदा यात्रा में गए थे और कहा जा रहा था सामूहिक नेतृत्व, कलेक्टिव लीडरशिप होगी। अब तो आपने सब जितने आपके अंडे थे सब कमलनाथ के हाथ में डाल दिए हैं। अब कमलनाथ एक ऐसे नेता हैं जिनका जो स्वभाव है ना वो हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट एक तरह से होते हैं। हम लोग जीत ही रहे हैं। अब जब शिवराज ने कमबैक किया है, ज़रूर मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं कमबैक किया है शिवराज जी, और जहां भी जाओ अब लोग कह रहे हैं फाइट में है बीजेपी। उस स्थिति को क्या कांग्रेस समझ पाई है कि लोकल इलेक्शन में जो टक्कर देने पे आपके जो लोकल लीडर्स हैं क्या वो सक्षम हैं पूरी तरह से कि दे पाएंगे? एक जीतू पटवारी इंदौर में दे सकता है, ऐसे हैं लोकल नेता हैं, पर क्या पूरे मध्य प्रदेश में है? ये चुनाव केवल महाकौशल का नहीं है, केवल छिंदवाड़ा का नहीं है। तो मुझे लगता है कांग्रेस ने ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं गलती कर दी। 2-3 महीने उनके वेस्ट हो गए। और ये भी चर्चा है कि सेकंड लिस्ट जो कांग्रेस की निकली उसमें दिग्विजय सिंह ने अपना दबदबा दिखाया, कुछ सीटों का प्रॉब्लम हुआ है
और अगर क्लोज रेस है, जो समाजवादी पार्टी बसपा की बात होती है, 10-15 सीटों का अगर मामला हो गया तो कांग्रेस को उसका भी नुकसान भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस, आखिरी बात सौरभ, आप मुझे बताइए कौन सा वो क्लोज इलेक्शन है जो कांग्रेस जीत पाई है एक मध्य प्रदेश का? इतने साल, पिछले 5-7 सालों में या तो कांग्रेस वेव में जीत गई है, एंटी इनकम्बेंसी इतनी भारी है जैसे कर्नाटका में थी कि आप जीत गए, हिमाचल प्रदेश में भी एंटी इनकम्बेंसी थी, मध्य प्रदेश में उस लेवल की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन थकावट ज़रूर है। जहाँ तक मुझे नज़र आया थकावट है, और उसका फ़ायदा कांग्रेस उठाना चाहती है लोकल फैक्टर्स पर। कांग्रेस इसे किसी भी हालत में नेशनल इलेक्शन नहीं बनाना चाहती। राहुल जी, 2 सवाल हैं। एक, क्या कमलनाथ में वो करिश्मा है कि पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नाम पर वोट गिरे? पहला सवाल। दूसरा, कांग्रेस के टिकट वितरण में किसकी चली? लोग वो 3 इडियट्स वाला मीम शेयर कर रहे हैं कि बोल ये रहे हैं, शब्द हमारे हैं। लिस्ट कमलनाथ की तस्वीर के साथ जारी हो रही है, पर चली दिग्गी राजा की। मैं आपके सौरभ जी दूसरे सवाल का जवाब पहले देता हूँ। कांग्रेस में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप पुराने चुनावों में देखें तो यूजुअली वो एक ग्रुप्स जो होते थे वो अपनी लड़ाई लड़ते थे, कमरे के अंदर बहुत बहसबाजी होती थी और फिर टिकट्स अनाउंस हो जाते थे वेरियस कंसिडरेशंस, आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स से। इस बार और काफ़ी हद तक 2018 के चुनाव में भी कांग्रेस ने बहुत सारे टिकट सर्वे के आधार पे दिए हैं। अब लेकिन होता क्या है कि कोई लीडर उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का किसी और बड़े लीडर से जुड़ा हुआ है तो वो प्रेशर डालता है कि सर्वे छोड़ो, मेरे आदमी को आने दो। बट फिर भी जहाँ तक मुझे खबर है 60-70% टिकट इस आधार पे दिए गए हैं, सर्वे के आधार पे। उसके अलावा जातीय समीकरण को मेंटेन करना हर पार्टी के लिए ज़रूरी होता है। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर नहीं दे पा रहे हैं, सर्वे की वजह से किसी को टिकट दे दिया गया है कि वो टॉप पे आ रहा है, तो उस ज़िले में या उस क्षेत्र में उतने उस दूसरे समुदाय के लोगों को टिकट दे दी गई हैं बैलेंस करने के लिए। अब इससे सीट जीती जा सकती है कि नहीं ये 3 तारीख को हमें पता चलेगा। बट जो एक एडहॉकिज्म होता था वो थोड़ा सा इस चुनाव में कम दिख रहा है, 18 में भी कम था। आपका पहला क्वेश्चन कि कमलनाथ जी के नाम पे क्या ये स्टेट जिताया जा सकता है, तो राजदीप जी जैसा कह रहे थे, इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्ट्रैटेजी चुनाव को लोकल बनाने की है। लोकल लीडर कौन? कमलनाथ जी हैं। दिग्विजय सिंह जी को एक कांग्रेस में अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि वो सारे बिहाइंड द सीन्स मनूवरिंग जो है वो करेंगे, सामने नहीं आएंगे चुनाव में। इसकी वजह ये है कि जो बीजेपी ने उनको एक सुनियोजित ढंग से मिस्टर बंटा ढार और हिंदू धर्म का दुश्मन वगैरह करार कर दिया गया है, ये उसकी वजह मेनली ये है। कमलनाथ जी ही लीडर माने जा रहे हैं। पर एक चीज़ जो मैंने इस इलेक्शन में नोटिस की, जो पिछली बार थी इस बार नहीं है, कमलनाथ जी का यूएसपी क्या है? कमलनाथ जी का यूएसपी ये है कि उन्होंने छिंदवाड़ा, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी 1980 से है, वहाँ एक प्रेडोमिनेंटली ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट को एक डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट बना दिया है। वहाँ उद्योग आ गए हैं, वहाँ इंडस्ट्री है, कॉमर्स है, बड़े बड़े घरानों के रिप्रेजेंटेशन है। ये वही चीज़ मध्य प्रदेश में कर देंगे, ये सब 2018 में कहा गया। इस बार ये वाला नैरेटिव प्रबल रूप से नहीं देखने को मिल रहा है। जो कांग्रेस मेरे हिसाब से अगर उन्हें इस गेम में रहना है तो ये गलती कर रहे हैं। उनको अपने लीडर का यूएसपी ये दिखाना चाहिए था। यहाँ व्याप्त बेरोज़गारी, यूथ में जो डिसकंटेंट है, उसको टैप करने का एक ही तरीका था, लेकिन उस फ्रंट पे उतना वो काम करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अनडिस्प्यूटेड लीडर बन चुके हैं कांग्रेस के, और उसकी मेन वजह यह है कि इस बार जो 3 बड़े लीडर थे उसकी जगह 2 ही रह गए हैं, और दिग्विजय सिंह जी उनको भैया बोलते हैं, बड़ा भाई मान चुके हैं। आप खबरें कितनी ही सुन लें कि उन दोनों के बीच डिफरेंसेस हैं, लेकिन एट सम लेवल वो साथ काम कर रहे हैं। अभिनव, क्या दिख रहा है ग्राउंड पे? जो ग्राउंड पे अभी तक मैं ग्वालियर चंबल रीजन में था, तो जो अभी सब ने बात कही उसमें अगर मैं एक लाइन में अगर उसको कहूँ तो बीजेपी हारती दिख रही है लेकिन कांग्रेस जीतती नहीं दिख रही है। काफ़ी क्रिप्टिक, बताओ। मतलब कि हमें एंटी इनकम्बेंसी समझ में आ रही, लोग बात कर रहे हैं इस चीज़ की कि नहीं बहुत इतने 18 साल से सरकार हो गई है। उदाहरण देते हैं कि यार राजस्थान में बदल देते हैं, वहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट है। प्लस जो लेकिन कांग्रेस जीतती इसलिए नहीं दिख रही कि कांग्रेस के पास ऐसा कोई लीडर नहीं है जो, जैसे आप पूछ रहे थे कमलनाथ जी, मुझे नहीं लगता कि कमलनाथ जी का पूरे मध्य प्रदेश में प्रभाव है कि वो अब जाएं और उनके नाम पे वोट पड़े। लेकिन एक बहुत दिलचस्प चीज़ दिख रही जो राजदीप जी ने भी कही,
हम रायपुर में जब थे तो मेरे पास वो फोटो भी है, रायपुर में कांग्रेस की जो पोस्टर थे वो इस तरह के लगे हुए थे, एकदम छोटी छोटी फोटो है भूपेश बघेल की और बाकी इधर पार्टी नेतृत्व के और बड़े सारे। यहाँ पे जो है बड़ा पोस्टर वो कमलनाथ का दिखता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन कमलनाथ जी अपने नाम पे वोट पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि ग्वालियर, चंबल और बाकी के इलाकों में उनके नाम पे वोट पड़ेगा। वोट किस पे पड़ेगा? वोट पड़ेगा जाति के आधार पे। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये विकास करा दिए, फलाना बनवा दिए। नरोत्तम मिश्रा जी के इलाके में मैं था तो ये था कि अस्पताल बनवा दिए हैं, यहाँ पर जो है IIT वो जो IIIT या इस तरह के कॉलेज ले आ दिए हैं, लेकिन वहाँ पे भी जाति पे वोट पड़ा। नरेंद्र तोमर जो इतने बड़े नेता, कृषि मंत्री हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में अपने बड़े नेताओं को इस विजन के साथ भेजा कि ये जाएंगे तो अपनी सीट के साथ साथ आसपास की सीटों पे प्रभाव डालेंगे। मसला ये फंसा है कि वो अपनी सीट पे फंसे हैं। वो अपनी सीट आज के टाइम पे उनको जीतने के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ी। आप समझिए, नरेंद्र तोमर जब इतने बड़े नेता हैं, उनके सीट पे प्रभाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहाँ रैली करनी पड़ रही है। CM योगी आदित्यनाथ यूपी से आएंगे, वहाँ रैली करेंगे। नरेंद्र तोमर की सीट पे ये मसला है कि जाति फैक्टर है, तोमर है, और उनके खिलाफ जो कांग्रेस से लड़ रहे हैं वो भी तोमर है। आम आदमी पार्टी ने भी एक तोमर कैंडिडेट उतार रखा है। रविंद्र तोमर जो कांग्रेस के कैंडिडेट है वो पिछली बार उपचुनाव में विधायक रह चुके हैं और 2 चुनाव हारे तो बहुत कम मार्जिन से हारे। तीसरे जो आदमी जो यहाँ सबसे ज़्यादा जो नरेंद्र तोमर को परेशान कर रहे हैं वो बलबीर सिंह डंडोतिया हैं, जो ब्राह्मण कैंडिडेट हैं। अब वहाँ पे तोमर के बाद जो सबसे बड़ी जाति है वो है दलित जाति, SC वोट एक मुश्त क्लियर है उसको कि अपने को जाना है, हाथी पे बटन दबाना है, कोई कैंडिडेट हो। प्लस अब डंडोतिया जी के साथ है कि डंडोतिया उनके साथ आ जाए। मैं BD शर्मा के गाँव में था, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके गाँव के लोग कह रहे हैं कि BD शर्मा जी के बहुत इज्जत है, ये है सब है, लेकिन वोट देंगे डंडोतिया को। तो कास्ट फैक्टर में फंसे हैं। फिर एक बार ये लोग कहते हैं कि रविंद्र तोमर जो है वो अपना तोमर मिल जाएंगे, लड़ाई हो जाएगी। अब अंततोगत्वा लोग आके ये कह देते हैं नहीं, बड़े नेता हैं, जीत जाएंगे। ऐसे ही रीति पाठक की सीट फंसी हुई है, ऐसे ही गणेश सिंह की सीट फंसी हुई है, ये दोनों सांसद हैं। फगन सिंह कुलस्ते की सीट फंसी है, मंत्री हैं, और बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि अगर ये लोग, इसमें से कुछ लोग चुनाव हार जाएं। प्रहलाद पटेल के बारे में कहा जा रहा है कि हाँ, ये चुनाव जीतेंगे। अब जातियों की सैंपलिंग जब हम लोग करने निकलते हैं तो समझ में आता है कि बड़ी जातियाँ अपने अपने कास्ट के साथ बटी हुई, जैसा हमने यूपी चुनाव में भी किया था। तो फिर चुनाव कौन डिसाइड कर रहा है? चुनाव छोटी जातियाँ डिसाइड कर रही हैं। छोटी जातियाँ मतलब मेरा सेंस की संख्या में कम है, मतलब कि जैसे किसी संख्या में 50,000 ये है, 60,000 ये, तो जो 20-20 हज़ार का चंक है या 15-15 हज़ार का चंक है, उनका बहुत जो है मैंडेट फैक्टर है। और मध्य प्रदेश में एक बड़ी अच्छी चीज़ ये लगी मुझे कि शिवराज सिंह चौहान के अलावा बीजेपी में भी कोई ऐसा लीडर नहीं है जो अक्रॉस MP का वो नेता हो। तो शिवराज सिंह के नाम पे वोट डालने के लिए पब्लिक तैयार नहीं है। शिवराज सिंह के लिए थोड़ी सी सिंपैथी अब जग गई, जैसी बात कर रहे हैं लाडली बहन योजना। अच्छा, ये दिखता भी है कि जो तीसरी चौथी लिस्ट आई उसमें शिवराज जी के लोगों को टिकट मिला। जयंत मलैया को टिकट मिला, सूर्य प्रकाश मीणा को टिकट मिला, मुकेश टंडन को टिकट मिला, ये सारे मंत्री थे। तो जो ये था कि बीजेपी अपने मंत्रियों के टिकट काटेगी, तो उस तरह से टिकट नहीं काटी। तो शिवराज जी जो जा करके भाव खोना और ये वो करना, उससे वो फाइट में तो ले आते हैं, लेकिन बस वही बात फंसती है कि ये वोट इनके नाम पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रति सीट पे जो है ना, कैंडिडेट बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है कि ये कौन कैंडिडेट मजबूत है। जैसे ग्वालियर में है, ग्वालियर की एक सीट है, वहाँ से सतीश सिकरवार चुनाव लड़ रहे हैं, और माया सिंह जो है वो सिंधिया जी की मामी लगती हैं, ऐसा रिश्ते में कहा जाता है। तो महल वर्सेस उनकी लड़ाई है, लेकिन सतीश सिकरवार बहुत अच्छी फाइट दे रहे हैं। ऐसे तमाम अलग, डबरा सीट है, वहाँ इमरती देवी का चुनाव इस बार भी फंसा हुआ है। नरोत्तम मिश्रा जी का चुनाव फंसा हुआ है। मैं आपको बता दूँ, आपने इंटरव्यू भी किया था उनका, और मैं उस इलाके में गया हुआ था। तो पिछली बार भी वो 2672 वोटों से चुनाव जीते थे। इस बार लोग जब उनके खिलाफ बोलने लग गए ना, अभी कुछ दिन पहले मैं वीडियो देख रहा था, तो लोग बोल नहीं रहे थे। जो उनके समर्थक थे वो वोकल हैं कि दादा आएंगे, दादा आएंगे, दादा आएंगे। अब क्या है कि जब से आचार संहिता लागू हो गई, अब किसी को लाइसेंस लेना नहीं। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प चीज़ कि उधर ग्वालियर चंबल में लोगों का सबसे बड़ी समस्या क्या जानते हैं? लाइसेंस चाहिए। असलहे का लाइसेंस बोले कौन दिलवाएगा? तो बोले जो हमारा लोकल आदमी वो हमको लाइसेंस दिलवाएगा। ये तो दिल्ली चले जाएंगे, ये तो हेलीकॉप्टर से उड़ जाएंगे, हम ऐसे इनको देखते रह जाएंगे। हर आदमी की समस्या क्या है? सड़क है, सड़क चाहिए, नहीं सड़क उड़क नहीं, लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस इज्जत की बात है। घर में खाने को है ना, बोले कि हमको लाइसेंस चाहिए। तो इस तरह के लोकल। अभिनव जी, ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड बहुत ज़रूरी है लाइसेंस। आप नहीं समझेंगे, हम उस इलाके से आते हैं। जी, आप कहाँ घूमे? सर मैं मध्य भारत, मतलब भोपाल और आसपास, इसके अलावा इंदौर, और मेरा मोस्टली इंटरेक्शन युवाओं से हुआ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे नूतन गर्ल्स कॉलेज है, जब मैं वहाँ पर गया और वहाँ पे मैंने स्कीम, सेफ्टी और तमाम चीज़ों की बात की,
तो एक लाइन से सबने नकार दिया। और जैसे अभिनव जी ने भी बात की ना कि बीजेपी हारती दिख रही है लेकिन कांग्रेस जीतती हुई नज़र नहीं आ रही है, तो हमें जो फीडबैक मिला अभी तक भोपाल इंदौर में कि मुख्यमंत्री तो शिवराज सिंह चौहान जैसा चाहिए लेकिन सरकार कांग्रेस की चाहिए, इस तरीके का फैक्टर है। क्या है एकदम उलट बाजियों का भरमार। लेकिन अब मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है चुनाव का, तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन युवाओं में ख़ास तौर पर बात होती है, चलते चलते राम मंदिर पे आ जाते हैं कुछ बच्चे, तो फिर उनको कहते हैं कि भैया बेरोज़गारी की पे बात क्यों नहीं हो रही है। तो उनका कहना है कि बेरोज़गारी पे बात हो, यहाँ जो भर्तियाँ इतने सालों से चाहे वो MPPSC की हैं, एक सही सी एजेंसी बना दे, व्यापम से सब कुछ हटा के किसी एजेंसी को दे दिया जाए और ताकि यहाँ पर एग्ज़ाम जो है वो कराया जा सके। तो युवाओं में तो इसी तरीके का है कि बेरोज़गारी पे इनका मैनिफेस्टो भी आया नहीं है बीजेपी का, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में भर्ती आयोग की बात की है। तो इस तरीके का मुझे फिलहाल रुझान दिख रहा है। I'll come to you। दो चीज़ें हैं, एक तो सरकारी भर्ती के अभ्यर्थी हर प्रदेश के सबसे उम्मीद से भरे और सबसे नाराज़ ब्लॉक होते हैं। हमने यूपी में देखा, मैं छत्तीसगढ़ से आ रहा हूँ, वहाँ भी यही आलम है। मध्य प्रदेश में अभी राजस्थान जाएंगे, वहाँ पे भी रीट से दुखी लोग बैठे हुए हैं। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आप जो बता रहे थे, एक प्रहलाद पटेल का अपवाद अगर छोड़ दें, प्रहलाद पटेल अपनी सीट पर भी मजबूत हैं और आसपास की सीटों पर भी असर डाल रहे हैं। तो बीजेपी से जुड़े कुछ लोगों ने कहा कि हमने तो भेजे इसलिए है कि कमज़ोर सीटें हैं, ये जाएं और माहौल ठीक करें, और कुछ ना हो तो कम से कम 0 से 1 करें जिस सीट पे गड़बड़ है मामला। चाहे कैलाश विजयवर्गीय को भेजा गया 1 नंबर पे, वो भी कांग्रेस की सीट है, नरेंद्र तोमर वाली सीट भी वैसी है। तो ये उनकी गुणागढ़ित है। और दूसरी ये भी है कि पता तो चले कि कितने बड़े नेता हैं कि एक विधानसभा में भी कर पा रहे हैं खेल की नहीं, या सब लोग कल जो केवल नाम अधारा की तरह मोदी जी के ही भरोसे बैठे हैं। ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा, हमें और आपको भी ये ध्यान रखना होगा कि अभी चुनाव खुल रहा है, अभी कत्ल की रात आएगी, अभी बहुत चीज़ें इधर से उधर होंगी। जी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा था सौरभ, जितना भी हमने सुना, और हर राज्य में मैं ये सुन रहा हूँ, जब मैं रिपोर्टर से भी बात करता हूँ, एंटी इनकम्बेंसी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पिछले 5 साल अगर आप देखें, 2018 से 23, 2 साल कोविड में चले गए, एक 15 महीने की सरकार होती है, वो सरकार गिर जाती है, फिर 1 साल मध्य प्रदेश में अटकलें लगाई जाती है कि शिवराज सिंह चौहान रहेंगे या उनको बदला जाएगा। यानी ये जो 5 साल है अनसर्टेनिटी के रहे हैं। किसी भी ना कमलनाथ को उतना समय मिला कि वो मध्य प्रदेश की तस्वीर बदले, और ना शिवराज सिंह चौहान को वो उतना समय मिला कि मैं कोई ऐसी बड़ी स्कीम करूं जिससे मध्य प्रदेश की तस्वीर बदले, ताकि लोग मेरी तरफ आ जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा ये जो वर्ड है ना एंटी, और हर राज्य में मैं देख रहा हूं जो भी सरकार है, जो इनकम्बेंट सरकार है, वो नोटिस पर है। फिर वो अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में हो, शिवराज सिंह चौहान की हो, या केसीआर की भी हो तेलंगाना, भूपेश बघेल भी, या भूपेश बघेल भी हो छत्तीसगढ़ में। हमें दिल्ली में लगा कि छत्तीसगढ़ तो बिल्कुल एक तरफा नहीं है, गलतफहमी है। मैं था पिछले हफ्ते छत्तीसगढ़ में, एक तरफा नहीं है। यानी इलेक्शन जो है, और देखिए जो लगातार चुनाव होते गए, एक उत्तर प्रदेश को छोड़िए या गुजरात को छोड़िए, बाकी जो चुनाव हुए हैं पिछले 2-3 सालों में, जो सरकार वहाँ पावर में है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई है। नीतीश कुमार भी बचते बचते जीत गए बिहार का चुनाव। यानी लोकल लेवल पर लोगों की एक थकावट कहिए, नाराज़गी कहिए कि हमारा काम नहीं हो रहा है या समय नहीं मिला है विधायक को हमारे साथ रहने के लिए, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और क्योंकि मध्य प्रदेश में इतने कांटे की टक्कर हुई थी 2018 में, वो जो लोकल एंटी इनकम्बेंसी है उसका नुकसान दोनों पार्टियां भुगत रही हैं। कांग्रेस के एमएलएस भी भुगतेंगे और बीजेपी के भी एमएलएस भुगतेंगे, और क्योंकि वो लेवल थे लगभग 130 पॉइंट, तो इसलिए किसी को वो एडवांटेज इतना नहीं मिल सकता जो अगर एंटी, जो बिल्कुल सही कहा, एंटी इनकम्बेंसी है सरकार, परिवर्तन। कई लोगों से आप मिलो, कि हाँ हमें परिवर्तन चाहिए, लेकिन परिवर्तन का मतलब क्या है? क्या आप मुख्यमंत्री का परिवर्तन चाहते हैं, विधायक का परिवर्तन चाहते हैं, सरकार का परिवर्तन चाहते हैं? इसमें मुझे लगता है लोगों में असमंजस है कि अगर हम शिवराज सिंह चौहान को, ऐसा नहीं है कि मैं कमलनाथ को ही चाहता हूँ। जैसे मैंने कर्नाटका में देखा, कर्नाटका में जहाँ भी जाते लोग कहते हैं हमें सिद्धरामैया चाहिए, वो एक चेहरा बन गए थे। वैसा चेहरा कमलनाथ नहीं है, लेकिन हाँ शिवराज सिंह चौहान जो 2013 और 18 में सबसे नंबर 1 नेता एक तरह से मध्य प्रदेश के नजर आते थे, वो इस समय उस लेवल पर भी नहीं। तो दावेदार बहुत हो गए हैं। आप तीनों लोग भोपाल में ही बेस्ड हैं,
तो ये मेरे दो स्पेसिफिक सवाल आप तीनों लोगों से हैं। एक, जब खेल कांटे का हो और करीब हो तब बूथ पे कौन मजबूत है, यहाँ पे बात टिक जाती है। अपना वोटर निकाले और दूसरे का दबा रहे, चाहे वो वोटर पुनरीक्षण सूची हो, मार्किंग करना हो। संगठन के स्तर पर भाजपा और कांग्रेस कहाँ खड़े हैं मध्य प्रदेश में? एक गिवन चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस से स्ट्रॉन्गर है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस ने कई सालों से ये बात कर रहे हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। बूथ पे एक मंडलम को एक बॉडी बनाई, बीच में एक इंटरमीडिएट बॉडी, इसको हमें स्ट्रॉन्ग करना है। छिंदवाड़ा में ऐसा होता है इसलिए हम जीतते चले जा रहे हैं, ये सब बोला गया। पर आज भी सच्चाई ये है कि कांग्रेस वहीं पर है। कांग्रेस में प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, न कि पार्टी। प्रत्याशी जिसको टिकट मिल गई वो अपने लोगों को बूथ पे बिठाएगा, बाकी जो है फुर ये सब गायब, दूसरी टीम। ऑन दी अदर हैंड बीजेपी में ऐसा नहीं है। बल्क ऑफ द कार्यकर्ता अपने कमिटमेंट और आप उस आइडियोलॉजी से अग्री करें चाहे नहीं करें, वो वहाँ पर उस वजह से आ रहा है। बीजेपी में भी संगठन के लेवल पे काफ़ी काम किया गया। कितना सक्सेसफुल हुआ ये मैं उनको भी 100 में से 100 नंबर नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ मेयर के चुनाव हुए उसके बाद, और 16 जहाँ जीती हुई थी वहाँ पर से 5 तो कांग्रेस ले गई निकाल के। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उनका भी कोई बहुत गजब का काम। बड़ी बड़ी आईटी की बातें की गई हैं कि हमने ऐसे लिंक कर दिया है और एक मॉनिटर पे हम देख लेते हैं, फीडबैक ले रहे हैं, सब कुछ ठीक है। इंसान हमारे प्रिय मध्य प्रदेश का ही है, वो कितना काम करेगा मालूम नहीं। पर सच्चाई ये है कि अगर बराबरी से आप देखो तो बीजेपी का पलड़ा इसमें भारी है। और डेली रिपोर्ट्स मुझे जो मेरे एक बीजेपी में एक दोस्त है जिन नाम मत बता दीजिए। नहीं मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनके लिए समस्या बढ़ जाएगी। हाँ नहीं, वो एक डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज बनाए गए हैं, 7 सीटों के इंचार्ज बनाए गए। उनको डेली रिपोर्ट्स भेजने पड़ते हैं पार्टी हाईकमांड में बूथ वाइज। ये मुझे नहीं लगता कांग्रेस उस लेवल तक माइक्रो मैनेज कर पाती है जो बीजेपी इस समय कर रही है। एक पॉइंट मैं जोड़ना चाहूँगा। मैं आ रहा था तो एक कप्तान साहब थे जिले के, उनके साथ बैठा हुआ, तो मैंने उनसे पूछा कि लोग ये कहते हैं कि जब चुनाव फंसेगा तो प्रशासन अंतिम में मैनेज करते हैं। प्रशासन कैसे मैनेज करता है कि 200-400-500 वोट और ये वो? तो बोले कि देखो भैया, चुनाव डिपेंड करता है खाना पे। जब कार्यकर्ता जो बूथ का एजेंट होगा वो रहेगा पोलिंग के टाइम पे, और उसको खाना दाना पानी और उसकी जो ज़रूरतें हैं निकोटीन वाली भी मिलती रहेगी, तो वो आपके गिनती में एकदम टिका रहेगा रात तक, चाहे 12 राउंड की गिनती हो चाहे 14 राउंड की गिनती। जहाँ खाना दाना पानी मिस होता है तो कार्यकर्ता इधर से उधर होता है, और उसमें जो है हो सकता है कि 100-200-500 वोट इधर उधर हो जाए। तो अब खाना कौन दे पाएगा टाइम से, उस पर भी वोट डिपेंड करता है। कांग्रेस में यहाँ सर रिसोर्सेज की कमी नहीं है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ कांग्रेस के पास। दर्शकों को बता दूं, आपने बचपन में हिंदी साहित्य की पढ़ाई करते हुए अलंकार पढ़े होंगे। यहाँ पर खाना उपमा अलंकार है, मेटाफर है अंग्रेजी में कहें, बाकी आप समझदार हैं जी। संगठन के स्तर पर किस तरह की चाक चौबंदियाँ दिखी? हमने सुना सुनील कन्नूगोलू की टीम आई, कर्नाटका की टीम आ गई, बहुत ही कम्युनिकेशन टाइट मैनेजमेंट है। बीजेपी लगातार दे टेक गेट प्राइड। फिर कई लोगों ने कहा कि 18 में तो आरएसएस भी कुछ खफा और रफा दफा सी थी। इस बार उनको लग रहा है कि नहीं साहब, इतना खफा नहीं होना कि सत्ता से बाहर हो जाएं, तो वो रीग्रुप कर रहे हैं। तो क्या दिख रहा है ग्राउंड पे? मैंने कई सारे लोगों से बात की, मुझे बीजेपी के बूथ वर्कर में भी नाराज़गी दिखाई दी, और आई थिंक ये बात बीजेपी के नेताओं को भी इस बात का काफ़ी एहसास है कि संगठन और सरकार का जो तालमेल होना चाहिए था मध्य प्रदेश में, वो पिछले कुछ वर्षों में नहीं था, पिछले 2-3 वर्षों में ख़ास तौर पर। तो जो कार्यकर्ता है, जो सरकार से अपेक्षा रखता है, जैसे इन्होंने बात की खाना पानी की, वो अकोमोडेशन वर्कर्स का एक लेवल पे नहीं हो पाया है। और जहाँ तक हमें पता चला है, संघ की भी तरफ से इस बात का फीडबैक दिया जाता रहा है हर इंटरवल पे। अब वो सरकार उसको कितना मैनेज कर पाई है, यहाँ का संगठन वो कितना सक्षम हो पाया है। जन आशीर्वाद यात्रा में भी बीजेपी का वर्कर उतने जोश से नहीं आया था यात्रा निकालने। उस यात्रा का वो प्रभाव नहीं देखने मिला जो हम बीजेपी से संगठन के रूप में अपेक्षा करते हैं, क्योंकि हमारी हमेशा एक मेंटालिटी ये बनी है कि कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशनली वीक है, बीजेपी स्ट्रांग है। बट आई डोंट थिंक दैट इज़ द केस एनी मोर।
एंड एज फार एज कांग्रेस इज कंसर्न, उन्होंने कई सारे छोटे छोटे प्रकोष्ठ बना रखे हैं, बार्बर से लेकर जो है हर चीज़ के, जो महिला बार्बर, नर्मदा की यात्रा, ये वो, बट उसका क्रियान्वय मतलब कितना कंसिस्टेंटली वो कर रहे हैं, दैट अगेन रिमेन्स टू बी सीन। जैसे बता रहे थे कि जातियों के भी कई सारे कमलनाथ इज नेवर नोन टू रन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द स्टेट, है ना, वो तो सरकार के, छिंदवाड़ा के और पर्यवेक्षक, हाँ, मिनिस्टर और प्रभारी महासचिव वाला हिसाब किताब। बताइए भाई साहब। देखिए, एक चीज़ है, भाजपा के भी कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो सरकार आना चाहिए उसकी ललक कांग्रेस के कार्यकर्ता में इस बार ज़्यादा है, क्योंकि कांग्रेस के 18 से ज़्यादा है, 18 से ज़्यादा है, 15 महीने में कूंचक लिया है। तो अब वो चाहता है कि वो सरकार में रहे, कलेक्टर सुने, पटवारी सुने, एसडीएम सुने, एडीएम सुने, सम्मान मिले जो भाजपा के कार्यकर्ताओं को मिलता है या भाजपा के नेताओं को मिलता है। तो ये बात सही है। अब यहाँ किसी अंधे को भी हिला के पूछोगे तो वो बता देगा कि साहब बूथ पे तो भाजपा मजबूत है, क्योंकि संगठन है, उसका वर्कर है और ये सब है। लेकिन वो जो भाजपा का वर्कर है, वो भाजपा का वर्कर नाराज़ है, और कांग्रेस का जो वर्कर है, उस कांग्रेस के वर्कर को सरकार चाहिए। मतलब एक मिनट के लिए हो सकता है कि जिन हम बड़े नेताओं की बात करते हों, वो थोड़े से ऐसा दिख जाएंगे, वो टिकट गलत बांट दें, उनकी नाराज़गी हो, उनके आपस में झगड़े हों, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता वो चाहता है कि अब वो सरकार में आ जाए। और वो इसीलिए सरकार में आ जाए कि वो देख रहा है कि पिछले 20 साल में उसको लग रहा है कि अब अगर सरकार में नहीं आए तो जिस तरीके से 22 लोग जो है वो उस समय सिंधिया जी के साथ चले गए थे, फिर 3 और विधायक चले गए, तो उसको लग रहा है कि कांग्रेस तो ख़त्म ही हो जाएगी हम सरकार में ना आए तो ये एक कारण साफ दिख रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों का कार्यकर्ता है, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता से कांग्रेस का कार्यकर्ता इस बार ज़्यादा मेहनत करता साफ नीचे दिखाई दे रहा है। एक चीज़ स्पष्ट कर दें, ये जो 22 का आंकड़ा बार बार सिंधिया जी के साथ दिया जाता है, वो उन विधायकों को भी ऐतराज़ होता है कि हम सबको सिंधिया जी में ना जोड़ा जाए। हमारी टाइमिंग सेम थी, पर है हाँ हाँ, पर 19 में भी होता है कि नहीं, हमें हमारी टाइमिंग सेम थी, हम सबके सब सिंधिया जी, हमारी सीधी डीलिंग थी। 19 पूरे उनके थे। इंदल सिंह कंसाना, बिसाहू लाल सिंह और हरदीप सिंह डंग, ये 3 उनके नहीं थे। 19 आपने 22 कहा तो मैंने कहा थोड़ा सा जो बाहर की जनता है। इलेक्शन हुए थे वो तो 28 सीटों पे हुए थे, क्योंकि उसमें 2 केस की डेथ हो गई थी, तो वो भी इलेक्शन थे उसमें। अच्छा, आखिरी प्रश्न, अभी तो चुनाव में हैं 2 हफ्ते और 2 नेता नगरी अभी और आ जाएंगे, टिकट बट गए, अब लोकल लेवल पे क्या फैक्टर, किसकी चली किसकी नहीं चली, ये खींचतानी थोड़ा उदाहरणों से समझाइए भाई साहब। देखिए, टिकट में देखा जाए तो कांग्रेस में 7 टिकट बदले गए। टिकट बंटने के बाद जो 7 टिकट बदले गए वो उन लोगों के बदले गए जिनको कमलनाथ जी ने टिकट दिया था और बाद में दिग्विजय सिंह जी ने बदलवा दिया। तो एक साफ फैक्टर है कि जिन लोगों को दिग्विजय सिंह जी ने टिकट दिलाए थे, उनका विरोध होने के बाद भी उनके टिकट नहीं बदले गए। जैसे सुजालपुर की बात करें, वहाँ रामवीर सिकरवार को एक टिकट कमलनाथ जी ने दिया, वहाँ दिग्विजय सिंह जी चाहते हैं टिकट बदले। लेकिन जो टिकट मध्य प्रदेश में बटे, कांग्रेस और भाजपा के दोनों के जो टिकट बटे, उसमें भाजपा की देखा जाए तो जो पहली सूची आई वो दिल्ली से आई, दूसरी सूची आई वो दिल्ली से और हाई पावर तरीके से आई, क्योंकि 8 बड़े लोगों को टिकट लड़ाया गया, 3 केंद्रीय मंत्री, 4 सांसद और 1 भाजपा के राष्ट्रीय। उसकी मैसेजिंग क्या गई, मोमेंटम बना कि तमाम बड़ा नेता चुनाव लड़ रहा है? उसका मैसेज 2-4 दिन रहा, लेकिन जब वो बड़े नेता फील्ड पे उतरे तो उन बड़े नेताओं को, जब वो फील्ड पे उतरे तो ये पता चल गया कि वो लोकसभा चुनाव जो लड़के जीत रहे थे, वो लोकसभा चुनाव से वो जो विधानसभा चुनाव लड़ने पहुंचे उसमें बहुत अंतर है। तो इन बड़े रानी लड़वाने कभी तो पूरी राजनीति समझ में आ जाएगी। सबसे मुश्किल चुनाव, बड़े नेता में से 5 की हालत तो बहुत खराब है, 1 जो है वो गंभीर स्थिति में है, 2 थोड़े से कंफर्ट हैं। कंफर्टेबल कौन कौन है? प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय अपना चुनाव निकाल लेंगे। अच्छा, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो फंसे हुए हैं, और 4 जो हैं वो तो जमीन पे लेटे हुए हैं। और फिर टिकट वितरण के और क्या क्या फैक्टर हैं? उसके बाद टिकट वितरण के जो बाद की जो 2 सूचियां आई भाजपा की, उसमें जो एक बात कही जा रही थी कि इस बार अधिकांश किसी मंत्रियों के टिकट कटेंगे, विधायकों के टिकट कटेंगे, लेकिन केवल 24 टिकट कटे भाजपा में, बाकी सारे लोगों को टिकट मिल गए। 127 विधायकों में से 103 को टिकट मिल गए, और उन 103 में से अगर 3 लें तो जैसे यशोधरा ने खुद ने जो है, यशोधरा सिंधिया ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। मानवे कोई व्यक्ति ऐसा था जिसने, सुलोचना रावत बीमार है तो उनके लड़के विशाल रावत को टिकट मिल गया। तो बाकी गौरीशंकर बिसेन जो है वो पहले कह रहे थे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो उनकी लड़की का नाम था मौसम बिसेन का, लेकिन बाद में गौरीशंकर बिसेन को वहाँ की स्थिति ऐसी लगी कि लड़की चुनाव हार जाएगी, तो लड़की को बीमार बता के वो खुद चुनाव मैदान में कूद गए। तो वो स्थिति जो है वो रही।
कांग्रेस में जो पहली लिस्ट आई उसको भी लोगों ने अच्छा कहा, लेकिन जो दूसरी लिस्ट आई उसमें ये रहा कि कांग्रेस ने करीब 40-50 ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाया जो अभी 1 साल पहले मध्य प्रदेश में जिला पंचायत का या नगरीय निकाय का चुनाव जीत के आए थे। कांग्रेस को लगा ये तो पॉपुलर हैं, लेकिन हुआ उसमें ये कि वो विधायक के चुनाव लड़ने लायक नहीं हुआ था, क्योंकि विधायक का चुनाव लड़ने में 2 चुनाव लगते हैं। आप पहली बार चुनाव लड़ते हो और फिर जब आप उस लायक हो जाते हो तो दूसरा चुनाव जीत जाते हो। तो कांग्रेस ने 40-50 ऐसे लड़कों को खड़ा कर दिया है जो कांग्रेस को ये लग रहा है कि ये तो लड़के हैं, चेहरा चमकेगा, 26 साल का चुनाव निकाल देगा, लेकिन वो जो बुजुर्ग हैं उनके आगे ना वो पैसे में टिक पा रहा है ना बाकी चीज़ों में टिक पा रहा है। हमने दिमनी में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखी, जैसे भाजपा ने अपने सारे दिग्गज नेता उतारे ये सोच के कि वो आसपास की सीट पर प्रभाव डालेंगे, खुद की सीट हारी हुई जीत जाएंगे भाजपा की। लेकिन दिमनी में हमने देखा, लोगों ने हमसे ये कहा कि नरेंद्र सिंह तोमर इतने बड़े नेता थे, पहले घोड़े पे बैठते थे, अब गधे पर बैठे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ये भी देखने के लिए मिला कि वोटर्स में एक गलत मैसेज गया है कि बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है, तभी उन्हें इन नेताओं को ज़मीन पे उतारना पड़ा है हारी हुई चीज़ों को जीतने के लिए। ये चीज़ हमें कई सीटों पे देखने को मिली। तो ये एक मुझे सीट डिस्ट्रीब्यूशन का एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट लगा। और कांग्रेस का बाय एंड लार्ज ग्वालियर चंबल की यदि हम बात करें तो जो उन्होंने वहाँ पे कई सारे टिकट बदले उसका एक गलत प्रभाव गया है। वहाँ पे जो जातियों के समीकरण हैं वो बिगड़े हैं उस वजह से, और ये जो बकल होके कांग्रेस सीट चेंज कर देती है, तो जो कांग्रेस पहले 34 सीट्स में से ग्वालियर चंबल में कहा जाता था कि बहुत इजीली वो 26 सीट दोबारा जीत जाएंगे जो उनका 2018 का वो था, आज हम वो नहीं कह सकते। आज अगर कांग्रेस 15 से 18, आई थिंक इट्स 50-50, दोनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों ऑलमोस्ट उतनी सीट्स लेंगे। इंडिया ब्लॉक के तहत अगर लड़ते ये समाजवादी पार्टी कुछ सीटों पे अकोमोडेट करते तो कुछ फ़र्क पड़ता यूपी की नेबरिंग सीटों पे? देखिए सौरभ जी, फ़र्क पड़ता, पर वो एक अंडरस्टैंडिंग पे फ़र्क पड़ता। समाजवादी पार्टी का कमिटेड वोट नहीं है यहाँ। 1.30% वोट आया था समाजवादी पार्टी का पिछले चुनाव में। बहुजन समाज पार्टी का ऑन दी अदर हैंड कमिटेड वोट है, लेकिन वो इंडिया ब्लॉक का पार्ट नहीं है। तो इसलिए अगर अंडरस्टैंडिंग होती समाजवादी पार्टी से या अखिलेश जी से, तो एक फ़ोन उठा के कहा जा सकता था कि यार मेरा एक बागी है, उसको टिकट मत देना, या उस किस्म से कोई बात कही जा सकती। वो नहीं किया गया। टिकट का जो प्रश्न आप पूछ रहे थे, मेरी अंडरस्टैंडिंग बीजेपी की टिकट्स में ये है कि इस बार बिल्कुल भी चांस लेने की कोशिश बीजेपी ने नहीं करी। यही चीज़ आप छत्तीसगढ़ में भी देख लीजिए, वही पुराने लोगों को दोबारा वहाँ पर भी लड़ा दिया गया। यहाँ पर भी आई थिंक ये डर कर्नाटका से शुरू हुआ था, जो उन्होंने कहा कि इस बार अपन उसको करेक्ट कर दें। कांग्रेस की टिकट्स में जो नए चेहरे, नोन नहीं, सर्वे के आधार पे जिनको दे दिया गया है, मुझे लगता है कांग्रेस की अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो हम मुख्यमंत्री के चेहरे पे हमारा पट्टा चुनाव निकाल लेगा, ये सोच के उन लोगों को टिकट दे दिया गया। ये जो इंडिया अलायंस की आपने बात की बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको याद होगा कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में यहाँ एक बड़ी रैली होने वाली थी। भोपाल में तय हुआ था मुंबई के मीटिंग में कि हम इंडिया अलायंस की पहली बड़ी रैली भोपाल में करेंगे। कमलनाथ जी ने उसका वीटो किया, खास करके जब डीएमके ने सनातन धर्म की स्टेटमेंट की, उसके बाद में कमलनाथ ने कहा यहाँ इंडिया अलायंस को मत लाइए। और ये जो इसी वजह से कमलनाथ जी को लगता है कि अगर हम समाजवादी पार्टी बाकियों इसके साथ चुनाव लड़ते तो वो इंडिया अलायंस का चुनाव हो जाता। जैसे मैंने कहा, उनको ये लोकलाइज करना है। कमलनाथ जी का कहना है हम हिंदू फैक्टर पर लड़ रहे हैं। आज मैं यहाँ एक बाबा से मिला, वो कांग्रेसी बाबा आप कह सकते हैं। तो मैंने कहा यार कांग्रेस की तो छवि तो बन गई है, एक तरह से बीजेपी बनाना चाहती है कि आप एक हिंदू विरोधी पार्टी हैं। तो नहीं कैसे कह सकते हैं आप? यही तो पत्रकार दिल्ली से आते हैं और आप नहीं जानते मध्य प्रदेश में असली हिंदू पार्टी जो है या असली हिंदू नेता कोई है तो कमलनाथ है। जितना काम कमलनाथ ने गौशालाओं के लिए किया है उतना काम शिवराज सिंह चौहान ने नहीं किया है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कांग्रेस ने तय किया कि ये समाजवादी पार्टी से हमें कुछ लेना देना नहीं है, ना किसी और पार्टी से, क्योंकि एक बार वो आ जाए उनके चेहरे हमारे पोस्टर पर आ जाएंगे और वोटर कंफ्यूज हो जाएगा। ये चुनाव लोकल कैंडिडेट्स प्लस कमलनाथ, अब कमलनाथ कितना मास लीडर है इस पर बहुत बड़ा सवाल है, ये मैं मानता हूँ। सिद्धरामैया नहीं है, लेकिन ये रणनीति कांग्रेस की रही है कि ये चुनाव जो है हम वहाँ के स्थानिक मुद्दों पर लड़ेंगे, वहाँ के स्थानिक नेता लड़ेंगे। हाँ, कुछ युवा नेताओं को टिकट देंगे ताकि नए जो अभी जो कहा गया कि ये जो नए जो यंग नेता है वो कमज़ोर पड़ सकते हैं। कांग्रेस को लगता है कि ये जो नए नेता हैं वो फ्रेश है,
और इसलिए उनके साथ कोई बैगेज नहीं आएगा। एंटी इनकम्बेंसी जो लोकल विधायकों के खिलाफ है या पुराने नेताओं के खिलाफ है वो उन पर नहीं रहेगा। देखिए सौरभ, मुझे हम मध्य प्रदेश की एक बात है, ये तो स्टेट ऐसा है जहाँ कुछ इतना बदला नहीं है। अब कुछ ना कुछ तो 20-25 साल में बदलना चाहिए था। वही चेहरे, वही एक दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान, जो नयापन आना चाहिए वो नजर नहीं आता मध्य प्रदेश में। एक नई ऊर्जा, नए नेता और एक नई लड़ाई। जो बाहर चले गए थे उन्हें भी वापस भेज दिया गया है। जो बीजेपी के सीनियर लीडर्स जो लोकसभा चुनाव लड़ने लगे थे और सेंटर की राजनीति करने लगे थे, उनको भी 20-25 साल बाद उसी जगह पे वापस पहुंचा दिया गया। कट्टर जो एक कांटे की टक्कर होती है ना आपके उत्तर प्रदेश में या बिहार में, चुनाव आ गया, माहौल बनता है, वो मुझे कभी मध्य प्रदेश, इतने सालों में मैं आ रहा हूँ, मैं सच बताता हूँ, मुझे 93 का चुनाव अभी भी याद है। मैं यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, पूरा मध्य प्रदेश, और ये बहुत बड़ा राज्य, और तब तो छत्तीसगढ़ भी साथ में था। मैं कुछ इलाकों में घूमा, खास करके शहरों में, और मुझे लगा राम लहर है। राम मंदिर का बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था दिसंबर के महीने में, और चुनाव उसके 4-5 महीने। तो जहाँ भी आप जाओ शहरों में, इंदौर गए, उज्जैन गए, लगा कि राम लहर है। तो मेरे एडिटर ने फ़ोन किया 15-20 दिन के बाद कि क्या स्थिति क्या है, क्या लिखोगे। तो मैंने कहा सर, राम वेव स्वीपिंग थ्रू मध्य प्रदेश। आखिर में क्या हुआ चुनाव में? कांग्रेस जीत गई। क्यों? क्योंकि उस चुनाव में कांग्रेस के जितने गुट थे उनको लगा ये हमारा, इस बार अगर हम नहीं जीते तो हम सब खत्म हो जाएंगे। तो आखिरी एक रैली हुई इंदौर में जिसमें दिग्विजय सिंह, अर्जुन सिंह, कमलनाथ, माधवराव सिंधिया सब एक स्टेज पे थे। और तब एक पुराने स्ट्रिंगर हुआ करते थे इंदौर के, विमल झांझरिया, उन्होंने मुझे कहा बहुत दिनों के बाद कांग्रेस एक साथ नजर आती है। देखिए, अगर कांग्रेस एक साथ नजर आती है तो ये स्टेट में आप देखेंगे ट्राइबल एरियाज में विशेष, और 2018 में भी हमने देखा वहां कांग्रेस अच्छा कर, उनका स्ट्रांग होल्ड भी है, ट्रेडिशनल सीट है। तो वो ट्रेडिशनल एरियाज में तब स्ट्रांग करती है जब वो इकट्ठा लड़ती है। जब कांग्रेस में गुटबाजी होती है तो कांग्रेस ट्रबल में आती है मध्य प्रदेश में। ये अभी भी एक ऐसा राज्य है जहां उनका परसेंटेज 38, 40, 41, 42 रहा है कंसिस्टेंटली। इसलिए मैं समझता हूं कांग्रेस डेफिनेटली इन द रेस है। मैं अभिनव की बात से बिल्कुल सहमत हूं। बीजेपी हारती नजर आ रही है, कांग्रेस इस समय पूरी तरह से जीतती नजर नहीं आ रही है। बट आई स्टिल थिंक बिकॉज ऑफ दिस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कांग्रेस में भी हैज, इनमें से कोई भी यकीन से नहीं कह पा रहा है कि कांग्रेस जीत रही है। बहुत मुश्किल और है। ये सब कह रहे हैं कि बीजेपी मुश्किल में है, पर बाउंस बैक वाली बात भी सबने शुरुआत की। लेकिन जो 93 में मुझे लगा था, क्योंकि जब आप इस राज्य में जाते हैं तो बीजेपी का प्रभाव ज्यादा नजर आता है, खास करके कैमरा पर। जो लोग कैमरा पर बोलने आते हैं वो हमेशा बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो ज्यादा अग्रेसिव बोलते हैं। अब तो नाराजगी भी लोग खुल के जता रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे ऐसा लग रहा है, जितना घूमे है ना, कि एक अंडर करंट है, और वो जब डिसाइड करेगा ना, जैसे 2018 में अंडर करंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट है, और अगर डिसाइड करेगा गवर्नमेंट या विधायक या मुख्यमंत्री, सरकार, शिवराज सरकार, और नॉट शिवराज द इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं जितना सरकार के खिलाफ है, वो मतलब टोटल मिला जुला है। वो चेहरा है, वो चेहरे के खिलाफ नाराजगी है, नाराजगी भी है, क्योंकि यूथ जो है ना वो बोर हो गया है कि यार ये नए लोग हैं। अच्छा, लेकिन यानी थकावट बॉस, बिल्कुल आपकी बात सही, मैं मानता हूँ, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि जो इस बार का रिजल्ट होगा, जैसे 2018 में मुझे याद है, तो हम लोग पूरे दिन लगे रहे कि 500 वोट से आगे चलने, 400 वोट से आगे चलो, लास्ट तक एकदम रिजल्ट रात में आया। इस बार वैसा नहीं होगा। मध्य प्रदेश स्पष्ट जनादेश देगा, ये हमारे रिपोर्टर बंधु का कहना है। अब राजदीप जी अपने कॉलम में भी एक आध हफ्ते में ये बात निपटा देंगे। विकास एवं नितेंद्र, राहुल जी, राजदीप जी, सभी का एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। मतलब आपके भी, आप भले मध्य प्रदेश नहीं आए, लेकिन आपके तंत्र बहुत मजबूत है। अगर ये जो बड़े नेता आए चुनाव लड़ने, ये हार गए, तो क्या ये 2024 में टिकट मांगने लायक रहेंगे? और दूसरा सवाल ये कि अगर बीजेपी जीत जाती है और शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, तो मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? ये दो सवाल आप बताइए। अच्छा, दूसरे सवाल का मैं आपको जवाब दूं। मैंने यही सवाल किसी एक बीजेपी वाले को कहा, बीजेपी के नेता से पूछा, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा, आप मुझे बताइए, आप मनोहर लाल खट्टर
हरियाणा के नेता बनेंगे? आपको लगा था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे? जयराम ठाकुर वहाँ हिमाचल में बनेंगे? क्योंकि ये मैंने राजस्थान के इसमें पूछा था कि अगर बीजेपी राजस्थान जीतती है तो कौन बनेंगे? इसने कहा जो आप नहीं एक्सपेक्ट करते हैं वही बनेंगे। और बड़ी इसकी इंटरेस्टिंग नहीं मैं बहुत बड़ी इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब गुजरात में विजय रूपानी की जगह भूपेंद्र पटेल बने तो वो एमएलएस की मीटिंग हो रही थी, भूपेंद्र पटेल लास्ट रो में बैठे थे, तो नाम सुनाया जाता है भूपेंद्र पटेल। ये खुद भूपेंद्र पटेल ने इस बीजेपी नेता को बताया कि भूपेंद्र पटेल का नाम सुनाई देता है। तो भूपेंद्र पटेल यहाँ वहाँ देखते हैं और पूछते हैं ये भूपेंद्र पटेल? तो वो कह रहे हैं आप ही हैं। उनको लगा कोई और भूपेंद्र पटेल होगा जो मुख्यमंत्री बना था। यार बीजेपी में ये जो सवाल आपने सौरभ से पूछा कि कौन बनेगा अगर शिवराज सिंह चौहान ना बने, इसका कोई आसान जवाब नहीं। अगर आपको लगता है कि नरेंद्र तोमर बनेंगे, कोई और कोई बड़ा नेता बनेगा, कोई और भी बन सकता है। जो जितने चुनाव लड़ रहे हैं उनके अलावा एक नेता है जो बन सकता है, वो लगते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया लगते हैं। लेकिन उसमें रिप्लाई कर देता हूं। उसमें मुझे एक चीज ऐड करता हूं कि उनके सिंधिया स्कूल में प्रधानमंत्री आते हैं, प्राइवेट स्कूल में। अरे सुनो अभिनव, इसीलिए कहा जाता है, सुनिए गुजरात के दामाद, अरे सुन तो लीजिए, प्रधानमंत्री सबसे पहले भाजपा के वो कार्यकर्ता हैं जिनको पता है जीत है तो पूछ है, और इसके लिए वो किसी भी नाराज़ को फ़ोन भी लगा सकते हैं। हिमाचल में वो ऑडियो वायरल हुआ था, तो वो सिंधिया के स्कूल में जाके ये कहना कि ये गुजरात के दामाद हैं, वो सब कहना, ये ऑप्टिक्स जिसको कहते हैं मनोहारी बर्ताव, रिझाने की ट्रिक। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आप इस पर ज़्यादा आश्वस्त होकर दांव लगा सकते हैं कि एनीबडी बट ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि ज्योतिरादित्य से आप एग्री कर रहे हैं आप लोग? उसकी वजह मैं बताऊं। वो होता तो ज्योतिरादित्य नहीं उसकी मैं वजह बता देता हूं। तो एक सेकंड देखिए, हाँ ये भी फैक्टर है कि एक सिंधिया से राजस्थान परेशान, उसकी वजह है ये जितने लोग मुठभेड़ करते आपस में नजर आते हैं, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, प्रभात झा और जयंत मलिक, जितने भी पुराने नेता भी हैं सब एक हो जाएंगे, वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया वो ग्लू हैं जो इन सबको एक कर देगी, इनके तमाम अंतर विरोध, क्योंकि उन सब की भाषा, उनका व्याकरण, उनका ककहरा एक है। दूसरी बात ये है। तीसरी बात, जो पार्टी से जुड़े लोग हैं उनका कहना है कि यदि भाजपा सत्ता में आती है तो फिलहाल इमीडिएटली कोई बदलाव होगा ये ज़रूरी नहीं है, लोकसभा चुनाव के बाद नए सिरे से बदलाव हो सकता है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, प्रहलाद पटेल का विकिपीडिया पेज नए सिरे से देखा जा सकता है। दिस इज टू आंसर योर क्वेश्चन। पहली चीज, लेकिन एक आप जानिए सौरभ, ये नहीं हाँ ये भाजपा का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, भाजपा सत्ता में आती है, ज्यादातर राज्यों में आने तब लगी है जब ओबीसीज ने भाजपा को अपनी पार्टी माना है। बिल्कुल, लेकिन आप जानिए ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था ग्वालियर चंबल में। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया 19 का ये 22 लोगों के साथ चले आते हैं। इस तरह एक बात बताइए भाई साहब, 230 की विधानसभा है, ये बार बार बोला जाता है ग्वालियर कितना है, ग्वालियर चंबल, फिर 230 में 34 सीट है। पूरा निमाड़, पूरा मालवा, पूरा महाकौशल, पूरा बघेलखंड, पूरा सेंट्रल। ये आपकी बात सही है, लेकिन सिंधिया जी के लोगों को टिकट भी केवल 13 मिले हैं, वो 19 से भी 13 पे आ गए, 4 और हार जाएंगे तो 7 बचेंगे सिंधिया जी के साथ। ऐसा है कि मंडल बनता है तो उतने भी दूसरी चीज ये है कि सारे कद्दावरों को कैबिनेट में दिल्ली में अपनी जगह भी जस्टिफाई करनी है। वही तो है ना, अगर सिंधिया को अपनी जगह जस्टिफाई करनी है, अगर उनको एक नेक्स्ट लेवल पर सेंटर पे में जाना है तो उनको प्रूव करना पड़ेगा कि ग्वालियर चंबल में कम से कम मैं डिलीवर कर सकता हूं। नाराज भी सिंधिया जी के लोग खफा भी होंगे कि हमको आप ग्वालियर चंबल का नेता क्यों कह रहे हैं, हम मध्य प्रदेश के नेता हैं। नहीं, वो एक चीज़ आपने जो शिवराज जी के बारे में कहा, मैं उससे थोड़ा इत्तेफाक रखता हूँ। शिवराज जी अपने करीबियों से कह रहे हैं ये एंटी इनकम्बेंसी जिसकी बार बार बात कही जा रही है, ये एक एकेडमिक कॉन्सेप्ट है। एंटी इनकम्बेंसी पत्रकारों के बीच में, भोपाल के अधिकारियों के हो सकती है कि वो मुझे सालों से देख रहे हैं, पर मंडला में जो एक आदिवासी बैठा हुआ है गांव में, वो मुझे रोज रोज नहीं देखता है, तो कोई ऐसी इस किस्म की वो नहीं है। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी, एक सेकंड, कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी अगर बीजेपी की सरकार वापस आती है। तो जैसा कि आप कह रहे हैं, मुख्यमंत्री
और वापस शिवराज इस चीज को लेके बहुत आश्वस्त भी हैं कि अंततः वोटर है और मैं हूं और ईवीएम की बटन है। कि भाजपा की दोनों की लिस्टें ये बताती हैं, क्योंकि और उन्होंने कहा भी तो था, ही इज अ फीनिक्स, ही कैन राइज फ्रॉम द एशेस। एक लास्ट पॉइंट, नहीं, एक बार मैं भाजपा कार्यालय के बाहर खड़ा था, तो ये कई बार हो चुका है कि वो अब जा रहे हैं, तब जा रहे हैं, रिजिग्नेशन होने वाला है, कोई और आ रहा है, आदत हो गई हम लोगों की यहाँ पर। तो एक व्यक्ति ने, पार्टी के व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि आप मामा से लड़ तो सकते हो पर मामा की किस्मत से नहीं लड़ सकते हो। इस फैक्टर को मत भूलिएगा, इसे कभी मत भूलिएगा। उनका जो भाग्य है, कंपटीशन जो है अपने आप एलिमिनेट हो जाता है। वैसे भी शिवराज सिंह जी की सबसे ज़्यादा मदद राहुल गांधी कर रहे हैं। वो हर बार जब आते हैं या रैली में बोलते हैं कि हमारे 3 ओबीसी सीएम है, भाजपा का केवल 1 है, देखिए आप नो जो है अलग बने। तो भाजपा को बार बार मजबूर करते हैं कि या ओबीसी सीएम को मत। वो तो करना ही पड़ेगा। कास्ट सेंसस को लेकर जिस तरह की अब राजनीति चल रही है, उसमें भाजपा के सामने और कोई उपाय नहीं। मैं नहीं, राजस्थान थोड़ा अलग हो सकता है, वहां की राजनीति और राजनीतिक समीकरण और जातीय समीकरण कुछ अलग है, लेकिन मध्य प्रदेश में ओबीसी नेता को आपको प्रोजेक्ट करना ही पड़ेगा। और इस समय शिवराज सिंह चौहान माने या ना माने, अभी भी बीजेपी के नंबर 1 ओबीसी नेता माने जाते हैं मध्य प्रदेश में। और अंडर करंट कितने भी हों, नाव सतह पर तैरती है और सतह के पानी की हलचलें अभी तय होनी बाकी हैं। हमारे साथी दीपेंद्र मौजूद हैं मिजोरम में। नमस्कार, लल्लन टॉप की चुनावी कवरेज यात्रा लगातार जारी है। हम इस वक्त मिजोरम में मौजूद हैं। मिजोरम के आइजोल प्रेस क्लब में हम मौजूद हैं। मिजोरम की बात करें तो यहाँ पर 40 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। MNF और ZPM का सीधा मुकाबला यहाँ पर देखा जा रहा है। ZPM एक नई पार्टी है, लेकिन वो कांग्रेस और MNF दोनों के लिए एक नया चैलेंजर बन के आई है। मिजोरम पर ज़्यादा बात करने के लिए हम ईस्ट मोजो की लोकल जर्नलिस्ट किमी से हम बात करेंगे। वो विस्तार में हमें मिजोरम के चुनाव के बारे में बताएंगी। वो बताएंगी हमें कि मिजोरम का चुनाव कैसे अलग होता है, यहाँ की पॉलिटिक्स क्या है, यहाँ के यूथ्स क्या चाहते हैं। किमी से पहले हम चलेंगे सूर्याग्नि रॉय के पास, जो अभी अभी मिजोरम की यात्रा करके गए हैं। मिजोरम की एक खासियत है कि जिस प्रकार से पूरे देश भर में चुनाव की कैंपेन्स को हमने देखा है, उस प्रकार से वहाँ पे कैंपेनिंग नहीं होती। अगर आप वहाँ पे जाते हैं चुनाव से पहले, अगर आपको लगता है कि आपको फेस्ट्यून्स, बैनर्स या किसी चौक पे 1000 लोग खड़े हुए हैं और नेता भाषणबाजी कर रहे हैं, चुनाव के प्रॉमिसेस कर रहे हैं, वो सब आपको एकदम देखने को नहीं मिलेगा। ये हमको भी जानकारी नहीं थी। जब हम आइजोल पहुंचे, जब हम मिजोरम गए, तब हमको जाकर ये पता चला कि वहाँ पे कैंपेनिंग उस हिसाब से होती भी नहीं है। अभी वहाँ पे किस प्रकार से कैंपेनिंग होती है? कैंपेनिंग वहाँ पे मिजो नेशनल फोरम, ये एक बॉडी है सिविल सोसाइटी द्वारा चालित। इसको 7 ऐसे चर्चेज हैं वहाँ पे जिन्होंने मिल के बनाया है, लोगों के लिए बनाया है। और इसके पीछे मेन एजेंडा, इस बॉडी के पीछे मेन एजेंडा यही है कि ताकि कोई अनएथिकल या फिर कुछ गलत काम ना करे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, लोगों को, वोटर्स को पैसा ना खिला पाए, ना ही कोई अनएथिकल ऐसा कुछ काम करे ताकि सोसाइटी जो है वो खराब हो, वो बदनाम हो। तो इसको बहुत बहुत सीरियसली लेती है वहाँ की सिविल सोसाइटी। और सिर्फ सिविल सोसाइटी नहीं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहाँ पे, जो एक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहाँ पे, वो सब इसको बहुत बहुत सीरियसली लेते हैं। वहां पे अगर आप शायद हैरान हो जाओगे कि डोर टू डोर, घर घर जाके जो कैंपेनिंग होता है हम लोग देखते हैं। जितना भी छोटा सा चुनाव म्युनिसिपैलिटी का हो, ग्राम पंचायत का हो, हर नेता अपने समर्थकों को लेके हर घर जाता है, चुनाव के वादे जो है वो करता रहता है। लेकिन वहां पे ये भी नहीं देखा जाता। इसके पीछे इस पे पाबंदी है सिविल सोसाइटी की तरफ से। उनका कहना है कि कोई जाके किसी के घर जाके 10 वोटरों को पैसा दे सकता है, प्रभावित कर सकता है। तो ये सब वो अलाउ करते ही नहीं है। और ये बहुत ही एक सिस्टमैटिक एक प्रोसेस है जो हर पार्टी फॉलो करती है। अभी सवाल ये बनता है कि फिर कैंपेन कैसे होता है? कैंपेन वहां पर एक बहुत ही एक सेंसिबल सिविलाइज्ड मैनर से होता है। शाम को किसी कम्युनिटी हॉल में कॉमन प्लेटफॉर्म्स पर हर पार्टी के नेता आते हैं, हर पार्टी के कैंडिडेट्स आते हैं, सब समर्थक आते हैं। और वैसा कोई नहीं कि वहां पे आपको समर्थकों के हाथों में झंडा दिखेगा, बैनर दिखेगा, वैसा कुछ नहीं। आपको शायद लगेगा स्कूल का ऑडिटोरियम है, बच्चे हैं, प्रिंसिपल बात करेगा। उस हिसाब से वहां पे इन कैंपेनिंग को देखा जाता है। 20 मिनट दिए जाते हैं एक स्पीकर को बात करने के लिए। जो कैंडिडेट है वो कहेगा कि वो क्या कर सकता है, वो क्या करना चाहता है। और 20 मिनट के बाद एक घंटी बजती है। उसके बाद दूसरा जो कैंडिडेट है वो आएगा स्टेज पे, वो वादे जो है वो करेगा, वो अपना जो करना काम चाहता है वो
वो ऑडियंस को बताएगा, वोटर्स को बताएगा, वहां पे वोटर्स जो है वो तब भी आपको सवाल कर सकते हैं, मतलब कैंडिडेट को सवाल कर सकते हैं कि ये जो वादे वो कर रहे हैं कितना फीजिबल है, कितना हो सकता है। जो वहां का किसी भी, चलिए किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो एमएलए है अगर वो भाषण दे रहा है तो वहीं पर ही लोग सवाल कर सकते हैं उनसे कि ये आपने शायद 5 साल पहले ऐसा कुछ कहा था, अभी तक नहीं हुआ। तो वहां पे चुनाव का प्रोसेस जो है, कैंपेनिंग जो है, इस तरीके से की जाती है। और सच बात यह है, शायद ये हमको भी नहीं पता होता अगर हम मिजोरम कवरेज के लिए जाते नहीं। ये एक आई ओपनर है सिर्फ मिजोरम के आज इर्द गिर्द के स्टेट्स के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, जहां पे हमने कैंपेनिंग के समय हमने बहुत सारे स्टेट्स में बहुत मार पीट, दंगा, बमबाजी, बहुत कुछ देखा है। तो उससे हटके मिजोरम का ये छोटा सा स्टेट हम सभी को और शायद हर एक पॉलिटिकल पार्टी को बहुत कुछ सिखाता है कि किस हिसाब से चुनाव कर सकते हैं एक सिविलाइज्ड देश में, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में किस तरीके से, किस सीरियसनेस से इलेक्शंस की जा सकती हैं और जो डेमोक्रेटिक फेस्टिवल है उसको किस हिसाब से किया जा सकता है। ये मिजोरम से शायद हम सभी को और पॉलिटिकल पार्टी देश के जितने भी हैं सभी को सीखना ये मुझे लगता है चाहिए। मणिपुर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर शायद बन सकता है, उस पे एक 50-50 जितना भी हम लोगों ने देखा है, एक 50-50 एक डिफरेंस है। क्योंकि मणिपुर के जितने भी रेफ्यूजीज आते हैं जो कुकी कम्युनिटी से हैं या फिर म्यांमार से जो लोग आते हैं और उनको वहां पे वहां की सरकार जो है वो उन्होंने रखा है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहां पे है नहीं इंक्लूडिंग बीजेपी जो इन लोगों को वापस भेजने के लिए कुछ भी ऐसा कहेगा, क्योंकि वो एक क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है और वहां पे जितने भी लोग हैं वहां पे एक ही रिलीजन, मोस्टली एक ही रिलीजन के हैं, एक ही कम्युनिटी के हैं। तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जोराम पीपल्स मूवमेंट हो या फिर जो वहां का इनकम्बेंट पॉलिटिकल पार्टी है एमएनएफ, जोरामथंगा जो मुख्यमंत्री है जिन्होंने ये स्टार्ट किया, सभी को कहीं ना कहीं ये स्वीकार है कि अगर कोई भी उनके कम्युनिटी के लोग, चाहे वो मणिपुर से हो या फिर वो म्यांमार से हो, अगर वहां पे पीड़ित होके वो लोग आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे बसना चाहते हैं तो शायद उनको वोटिंग राइट्स ना मिले, लेकिन उनको खाना पीना और रहने की सुविधाएं जो है वो सरकार जिस पार्टी की भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो लोग ये इन लोगों को देंगे क्योंकि वो उनको अपने भाई बहन के हिसाब से मानते हैं। हमारे साथ किमी मौजूद हैं जो ईस्ट मोजो चैनल से जुड़ी हुई हैं, वो यहाँ की लोकल है। हम उनसे जानेंगे मिजोरम बाकी देश के राज्यों से अलग कैसे, यहाँ के चुनाव अलग कैसे हैं। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि मिजोरम अलग कैसे है, हाउ इज़ मिजोरम डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री? Mizoram is a very unique place because we have a beautiful scenery, as you can see. I think after you visited, you will see we have beautiful hills. We have a very unique culture. We are very tight-knitted as a community. People are always helpful towards each other. We have a beautiful traffic system, a very good law and order system in place. And these are all very unique things about Mizoram that makes it different from the rest of India. I have seen elections in most of the states, and the election in Mizoram are very different. Like there is no campaign, no public campaign, no rally, no loudspeakers. How they are managing it and how leaders are approaching people for the election? Yes, so there was a house-to-house campaign was allowed before the election dates were announced, but after election dates were announced, it's not allowed anymore. So they are reaching people through public rallies and also common platforms that are being organized by different localities. We have Mizoram People's Forum, which ensures that there is no different activities that will disturb the peace and harmony of the state before elections, to ensure that there is a free and fair election and that there is no kind of violence or any kind of bribery that is taking place. They are actively monitoring to ensure all of this is in place. Please tell us more about this common platform, because this is very unique concept. We have seen this in US and other parts of the world, but
in India, it is very unique and new approach. So please tell us more about it. So, in the common platform, the Mizoram People's Forum of a respective locality, for example, say Vaivakon is the name of a locality, creates a platform for the key candidates of that constituency, and each of them are given like a number of minutes, like 10 minutes, to present what they intend to do for the community, for the people of that constituency. And the Mizoram People's Forum are there, people from the church are also there, and people from the community gather there to listen to this, and all these videos are shared in YouTube, and people can make up their mind based on listening to these speeches and hearing what the candidates have to say. There are a lot of youths in Mizoram. So what are their basic needs that need to be fulfilled, and what are their expectations from upcoming government? I think what the youth are expecting from the upcoming government is a government that is free from corruption, because now the youth are waking up to politics. They want to see politicians that are not corrupt, that are fair, that are honest. And the youth are we also have a very big unemployment problem, so the youth are also in need of a lot of jobs. We don't have industries here in Mizoram. We need more industries and more kind of avenues where the youth can have more employment opportunities. Migration, you just said. Migration is a very big issue in the state, and people are migrating to other big cities, and there is other kind of migration as well. Like people are coming from Bangladesh, people are coming from Burma, Myanmar. How do you see this? Is this a threat to the local people for the jobs, or this is just a regular political thing? This is not a threat to the local people for the jobs, because the refugees that come from Myanmar and Bangladesh do not actually have identity cards, so they cannot access the jobs that the people of India can access. So it's not a threat in regards to unemployment in any way. They are welcomed to Mizoram because they are people who the Mizo people share ethnic ties with. All of us share the Zo nationality from these different parts of the country, different parts of other countries and other states in India as well. We share this Zo ethnic ties, and so they are all welcome to Mizoram. I have seen, like when I go to roads, and there are very different traffic rules and different approach to traffic. I have not seen this in Delhi or any other city. Like they are driving on lanes, they are not honking. So how did you manage to do this and apply it to the people? See, the Mizo people in general are very polite, and they are very thoughtful, they are very helpful. Now, if you just walk out on the street and enter any home, they will welcome you, they will give you food, they will allow you to use their restroom or anything you need, because that is the way we were born. That is the spirit that has been passed down from our forefathers, generations. We have a system called Tlongwaitna, called selflessness, which is in every Mizo, which is practiced by every Mizo, and the ultimate aim of Tlongwaitna is to help everyone around us, regardless of who they are, and to practice selflessness in everything that we do. And I think that shows in how we obey traffic rules too. We are very concerned about the people around us, the people who are driving next to us in other vehicles. We want to make sure that all of us are coordinated with each other and not having any tussles or fights. Last question on food. Yes. Like a guy from North India that comes to Northeast, and he wants to eat local food. What Mizoram has to offer? We eat a lot of rice. So I think that is a similarity that we share with North India. Even North India, they eat a lot of rice. But something that's little different is we eat a lot of boiled vegetables, steamed meat. Our steamed meat are very delicious. I think they can taste that. Even our boiled vegetables are delicious, but it might take some time to adapt to the taste. Thank you so much, Kimi. आइजॉल से दीपेंद्र गांधी की रिपोर्ट, शुक्रिया। नेता नगरी खत्म हो गया, लेकिन सूचनाओं का चुनावी प्रवाह अभी खत्म नहीं हुआ। हमारे साथी दीपेंद्र मौजूद है मिजोरम में, आप वहाँ की चुनावी यात्रा देख सकते हैं। हमारी साथी सोनल और कुलदीप छत्तीसगढ़ में हैं। हमारे साथी विकास और अभिनव अभी मध्य प्रदेश में हैं। राजस्थान में भी टीमें 2-3 दिन के अंदर दाखिल हो जाएंगी। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और जमघट
पॉलिटिकल इंटरव्यूज़ का हमारा प्रोग्राम, वो ज़रूर देखिए। जमघट में इस हफ्ते आपको नज़र आएंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। शुक्रिया।